नंबर 41 चैप्टर 41 क्लास मॉनिटर के लिए इलेक्शन की जिंग टैन जोरिन को खाली आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों डांटा जा रहा है। टैन जोरिन की जिंग के हैरान चेहरे पर मुस्कुराया। इस बेवकूफ से बात करना बेकार है। प्लेटफॉर्म पर खड़े ली रुशुई ने उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा। हे भगवान, मैं यहाँ दूसरी दुनिया के खतरों और तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम दोनों न सिर्फ सुन नहीं रहे हो बल्कि फ्लर्ट भी कर रहे हो। तुम बस मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। एबिलिटी एकेडमी किसी आम यूनिवर्सिटी जैसी नहीं है। तुम्हें यहाँ ध्यान से सुनने की जरूरत है। कोई भी जानकारी जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है। इंस्ट्रक्टर को अपनी तरफ देखते देखकर कि जिंग ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। जब तक मैं आई कांटेक्ट नहीं करता मैं इस स्पेस टाइम में मौजूद नहीं हूं। कि जिंग को सिर झुकाते देख ली रुशुई खुशी से मुस्कुराई और आगे बोली, दूसरी दुनिया के खतरे सिर्फ एलियन जानवरों से ही नहीं बल्कि हर तरह के मौसम, माहौल, कुदरती आफतों, वायरस से भी आते हैं और यहाँ तक कि सोर्स पावर का जमाव भी आसानी से आपकी जान ले सकता है। ये बातें सुनकर स्टूडेंट्स दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करने से थोड़ा डर गए। यह देखकर कि उसने दूसरी दुनिया के बारे में उनकी जिज्ञासा को सफलतापूर्वक दबा दिया था, ली रुशुई ने मुड़कर उन्हें हिम्मत दी, ज्यादा चिंता मत करो। यह कल्टीवेशन क्लास देखो। हमारे पास सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड नाम की कोई चीज है जो तुम्हारी फिजिकल फिटनेस को काफी बेहतर बना सकती है। साथ ही बाद में प्रैक्टिकल कॉम्बैट कोर्स भी हैं जो तुम्हें आजाद योद्धा बनाने की गारंटी देते हैं। कल्टीवेशन शब्द ने स्टूडेंट्स में बहुत दिलचस्पी जगाई। वे पहले से ही नानशान पहाड़ों को हराने और गॉडजिला को लात मारने के बारे में सोच रहे थे। ली रुशुई को कल्टीवेशन की मुश्किल पता थी, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा, जिससे दूसरा झटका कल्टीवेशन क्लास टीचर पर आ गया। एक और बात, एबिलिटी एकेडमी सिर्फ कॉम्बैट स्टाफ को ही ट्रेनिंग नहीं देती बल्कि लॉजिस्टिक्स भी बहुत जरूरी है। ऑक्सिलियरी ब्रांच और स्पेशल ब्रांच के स्टूडेंट्स में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एबिलिटीज सबसे आम हैं। आप में से कम आधे स्टूडेंट्स के पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो डायरेक्ट कॉम्बैट में ज्यादा मददगार नहीं हैं, लेकिन आपकी एबिलिटीज लॉजिस्टिक्स में बहुत काम आती हैं। एक अच्छी टीम के पास अक्सर मजबूत सपोर्ट होता है। ये बातें सुनकर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एबिलिटीज वाले उन स्टूडेंट्स ने मन ही मन कहा, मुझे अचानक बहुत अच्छा लग रहा है। अगला, हम क्लास मॉनिटर जैसी पोजीशन चुनने के लिए वोट करेंगे। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वे आकर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले एक लड़की ने सीधे हाथ उठाया। इंस्ट्रक्टर ने उसे प्लेटफॉर्म दिया। जैसे ही वह ऊपर गई उसने ब्लैकबोर्ड पर 3 कैरेक्टर बाई जियाओ जियाओ लिखे। मेरा नाम बाई जियाओ जियाओ है, लिजर्ड एओ स्मॉल। किंडरगार्टन से हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने तक मैं हर साल 3 गुड स्टूडेंट रही हूँ। मैं एक्सपीरियंस लेने और खुद को बेहतर बनाने के लिए क्लास मॉनिटर के लिए दौड़ना चाहती हूँ। मेरी एबिलिटी पेपर मैजिक है, जिससे मैं पेपर से कई तरह के ऑपरेशन कर सकती हूँ। बाई जियाओ जियाओ ने अपने कपड़ों से एक सफेद कागज निकाला और उसे हवा में तैरने दिया। स्टूडेंट्स ध्यान से देख रहे थे, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या कर सकती है। सफेद कागज हवा में मुड़ता रहा, आखिरकार एक पेपर क्रेन बन गया जो फिर क्लासरूम में उड़ने लगा। जब सबको लगा कि परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, तभी बाई जियाओ जियाओ ने एक प्लेइंग कार्ड निकाला और हवा में पेपर क्रेन पर स्वूश से मारा। इस हमले में पेपर क्रेन तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया। प्लेइंग कार्ड छत तक पहुंचने से ठीक पहले कंफेटी में बिखर गया और फिर उसे एक पेपर क्रेन ने पकड़ लिया। पता चला कि पेपर क्रेन जो 2 हिस्सों में बंट गई थी किसी समय ठीक हो गई थी। बाई जियाओ जियाओ के पेपर क्रेन वापस लाने के बाद क्लास में तालियां बजने लगीं। कितना बढ़िया कंट्रोल था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेमेस्टर की शुरुआत में ही कोई उनकी काबिलियत को इस हद तक कंट्रोल कर सकता है। हालांकि मियाओ कुई का मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अस्थिर था। बाई शियाओ शियाओ ने आगे कहा, अगर मैं क्लास मॉनिटर बन गई तो मैं अपना काम जरूर अच्छे से करूंगी और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मुझे उम्मीद है कि सब मेरा साथ देंगे। उसने सिर झुकाया और नीचे उतर गई। ली रुशुई प्लेटफॉर्म पर आया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया स्टूडेंट बाई शियाओ शियाओ। क्या कोई और है जो क्लास मॉनिटर के लिए दौड़ना चाहता है? क्लास में हल्की फुसफुसाहट हुई। थोड़ी देर बाद एक लंबे लड़के को उसके बगल वाले ने धक्का देकर बाहर कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और धक्का देने वाले लड़के को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बस तुम रुको, देखते हैं मैं बाद में तुम्हारे साथ क्या करता हूं। फिर वह 3 कदम और 2 कदम चलकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। कि जिंग ने ध्यान से देखा। हे भगवान, वह 9 मीटर से ज्यादा लंबा होगा। उसने पहले कहा, हेलो सब लोग, मैं ये झोंगकियो हूँ, इस साल 18 साल का हो गया हूँ। फिर उसने अपनी पीठ घुमाई और ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम टेढ़ा-मेढ़ा लिख दिया। हालांकि यह बाई शियाओ शियाओ की लिखी हुई लिखावट जितना साफ सुथरा नहीं था, फिर भी यह कि जिंग की लिखावट से ज्यादा अच्छा दिख रहा था। मुझे क्लास मॉनिटर के तौर पर 6 साल का अनुभव है।
मुझे जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में क्लास मॉनिटर के तौर पर काम करने का सम्मान मिला। मैं टीचरों से बातचीत करने में अच्छा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को टीचरों से बातचीत करने और स्टूडेंट्स की राय और सुझाव टीचरों तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरी काबिलियत टाइमिंग है, जिससे मैं कम अक्ल वाले जानवरों को भी वश में कर सकता हूं। इसके बाद प्लीज मेरे पालतू शियाओबाओ का स्टेज पर स्वागत करें। अपनी बात खत्म करने के बाद वह अपने पालतू जानवर को लेने के लिए स्टेज से नीचे उतरा। सबने गर्दन उठाकर यी झोंगक्यू को देखा, यह सोचते हुए कि उसने कौन सा जानवर वश में किया है। मुझे यकीन है कि यह एक कुत्ता होगा। ध्यान से सुनो, कुत्ते बहुत स्मार्ट होते हैं और उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। क्या आप बहुत स्मार्ट का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं? बस मतलब समझो, किसे फर्क पड़ता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कि जिंग और टैन जोइन की सुनने की शक्ति की वजह से वे क्लास में फुसफुसाहट आसानी से सुन सकते थे। कम अक्ल? मुझे यकीन है कि यह मगरमच्छ है। मैंने सुना है कि उस चीज का दिमाग सिर्फ अखरोट के साइज का है। मगरमच्छ को क्लासरूम में कैसे लाया जा सकता है? क्या तुम इसके बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ओह, यह सही है, मगरमच्छ बहुत बड़े होते हैं। तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि यह एक गोल्डफिश है। मैंने सुना है कि इसकी मेमोरी सिर्फ 7 सेकंड की होती है। तुम किस माने में जी रहे हो? तुम अब भी यही मानते हो? 7 सेकंड वाली चीज सिर्फ तुम जैसे बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बेवकूफ मछली जैसी कोई चीज नहीं होती। आह, 7 सेकंड नहीं। धत तेरे मार्केटिंग अकाउंट्स, उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया। मैं अब कभी छोटे वीडियो नहीं देखूंगा। जिस अनबॉक्सिंग ब्लॉगर को तुम फॉलो करते हो उसने अपडेट किया है। मैं इसे बाद में वापस आने पर देखूंगा। पहले क्लास पर ध्यान देते हैं। सबको ज्यादा इंतजार कराए बिना यी झोंगक्यू ने अपने बैग से एक कबूतर निकाला। मैंने सही अंदाजा लगाया। क्लास से एक कॉन्फिडेंट आवाज आई। यी झोंगक्यू ने शियाओबाओ को पकड़ा और उसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखकर प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी जेब से एक चॉकलेट बॉल निकाली और उसके मुंह में डाल दी। फिर उसने उससे कहा, शियाओबाओ, इस क्लासरूम के 2.5 चक्कर लगाओ और फिर मेरी डेस्क से पेन यहाँ ले आओ। यह सुनकर वह तुरंत उड़ गया और सच में क्लासरूम के 2.5 चक्कर लगाए और फिर अपने पंजों से यी झोंगक्यू की डेस्क से एक पेन पकड़ा और वापस प्लेटफॉर्म पर उड़ गया। वह कितना बात मानने वाला है। तारीफ सुनकर यी झोंगक्यू की मुस्कान और भी खिल गई और उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स मेरा और शियाओबाओ का सपोर्ट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। फिर उसने सिर झुकाया और कबूतर शियाओबाओ ने भी सिर झुकाकर सिर झुकाने का नाटक किया। तालियां तब तक नहीं रुकी जब तक यी झोंगक्यू अपनी सीट पर वापस नहीं आ गया। इंस्ट्रक्टर ली रुशुई प्लेटफॉर्म पर लौटे और कहा, स्टूडेंट यी झोंगक्यू और शियाओबाओ, परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद। बस एक याद दिलाना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की काबिलियत जानवरों से जुड़ी होती है, इसलिए स्कूल स्टूडेंट्स को पालतू जानवर रखने की इजाजत देता है। लेकिन आपको दूसरे लोगों की जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहिए। एक बार रिपोर्ट करने पर पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अच्छी खबर, पिकाचू को लाया जा सकता है। कि जिंग ने अपनी छोटी उंगली से टैन जोइन का हाथ छुआ और टैन जोइन भी खुश थी कि वह एकेडमी में पिकाचू को रुआ कर सकती है। क्या कोई और स्टूडेंट्स हैं जो क्लास मॉनिटर के लिए दौड़ना चाहते हैं? मैं जाऊंगा। नंबर 42, चैप्टर 42। अपना परिचय। एक जोशीला, कटोरे जैसे बालों वाला लड़का स्टेज पर आया। अपना नाम लिखते हुए उसने कहा, मेरा नाम ये बुफान है। बुफान का मतलब जन्म से असाधारण होता है। यह नाम सामने आया, वह सामने आया। ये फान से भी ज्यादा असाधारण अस्तित्व। यह विचार की जिंग के दिमाग में आया। अहम, चलो सुनते रहते हैं। ये बुफान ने 2 बार गला साफ किया और आगे कहा, मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। मैं पहले 3 गुड स्टूडेंट या क्लास मॉनिटर नहीं था, लेकिन कोई लेकिन नहीं है। मैं अपनी सुपर पावर के बारे में बात करता हूं, कलर मैनिपुलेशन। मैं चीजों की सतह को अलग अलग रंगों से रंग सकता हूं, हालांकि इसकी एक टाइम लिमिट होती है। लेकिन इस बार सच में एक लेकिन है। मेरी सुपर पावर लोगों का मूड बदल सकती है। एक तेज जोशीला लाल, एक बेपरवाह उदासीन आइस ब्लू, एक उदास दुख भरा काला, एक अफसोस भरा सफेद और एक गर्म सुकून देने वाला नारंगी। साथ ही एक शक वाला हरा और एक हाँ इशारा करने वाला पीला वगैरह। प्लीज मुझे इमोशन मास्टर कहो। थैंक यू। वाह, यह सुपर पावर बहुत बढ़िया है। मुझे एक पीला पैकेज चाहिए। कुछ मासूम स्टूडेंट्स ने मतलब भरी मुस्कान दिखाई। लोगों पर मेरी सुपर पावर का असर दिखाना आसान नहीं है, इसलिए मैं यहां खुद को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं चीजों पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके परफॉर्म कर सकता हूं। बोलने के बाद ये बुफान ने सीधे अपनी उंगली से ब्लैकबोर्ड पर रंगीन हैप्पी स्कूल ओपनिंग लिख दिया।
ये 4 कैरेक्टर लगभग 5 मिनट तक रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे 1 या 2 वोट देगा। मैं लंबे समय तक खुश रहूंगा। आखिर में मैं सभी को स्कूल ओपनिंग की शुभकामनाएं देता हूं और हर दिन खुशियां चाहता हूं। ये बुफान भी झुके और स्टेज से नीचे उतर गए। काउंसलर ली रुशे की आवाज समय पर आई। परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। ये बुफान। क्या कोई और स्टूडेंट है जो क्लास मॉनिटर के लिए चुनाव लड़ना चाहता है? क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई भी दोबारा स्टेज पर नहीं गया। लगता है सब बहुत शर्मीले हैं। फिर क्लास मॉनिटर की पोजीशन इन 3 स्टूडेंट्स में से चुनी जाएगी। अब सब लोग वोट देने के लिए अपने हाथ उठाए। हर कोई कई कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है। जो लोग बाई शियाओ को क्लास मॉनिटर के तौर पर चुनते हैं, वे अपने हाथ उठाए। क्लास में कई स्टूडेंट्स ने हाथ उठाए। ली रुशे ने आधे सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने मन की समझ से पता लगाया कि कितने लोगों ने हाथ उठाए, और फिर मुड़कर बाई शियाओ के नाम के आगे 36 इंच नंबर लिखा। जो लोग यी झोंगक्यू को क्लास मॉनिटर के तौर पर चुनते हैं, वे अपने हाथ उठाएं। ली रुशे ने फिर से अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए महसूस करते हुए 35 इंच नंबर लिखा। क्लास के लोग चुपचाप हैरान थे कि काउंसलर ने कितनी तेजी से गिनती की। वह सिर्फ एक बार देखकर बता सकती थी, लेकिन हमेशा कुछ अपवाद होते थे। हालांकि ली रुशे ने बहुत कम समय के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन की जिनकी तेज नजर साफ देख सकती थी कि ली रुशे अपनी आंखों से बिल्कुल भी गिनती नहीं कर रही थी। क्या यह उसकी सुपर पावर है या साधना का नतीजा? कि जिन के मन में एक सवाल था। अगर यह साधना है तो बहुत अच्छा होगा। आखिर में ली रुशे ने ये बुफान के नाम के आगे 20 इंच नंबर लिखा। नतीजा साफ था। बाई शियाओ ने यी झोंगक्यू को 1 वोट से हरा दिया। तो हमारी सुपर पावर एकेडमी के क्लास 3101 सी कैंपस का क्लास मॉनिटर बनने पर स्टूडेंट बाई शियाओ को बधाई। तालियां बजी और बाई शियाओ भी ऑफिस संभालने के बारे में अपनी फीलिंग्स बताने के लिए स्टेज पर गईं। ली रुशे के क्लास मॉनिटर चुनने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड साफ किया और कहा, आखिर में दरवाजे के पास वाली लाइन से शुरू करके सभी बारी बारी से स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। प्लीज इस स्टूडेंट का वेलकम करें। दरवाजे के पास बैठे स्टूडेंट को इस अचानक आने वाली मुसीबत की उम्मीद नहीं थी और वह जल्दी से स्टेज पर भागा। छत को घूरता रहा। हेलो सब लोग, मेरा नाम जियान फेंगली है। मैं इस साल 18 साल का हो गया हूँ। मैं तुला राशि का हूँ। मेरा जन्मदिन 20 अक्टूबर को है। मैं बिल्डिंग 6 यूनिट 2 रूम 301 गोल्डन फिश कम्युनिटी या सिटी चिकन काउंटी में रहता हूँ। मुझे सिंगल प्लेयर गेम खेलना, टीवी देखना और किताबें पढ़ना पसंद है। मेरी सुपर पावर का नाम मेरी तलवार भी तेज है, जो मेरे हाथ से गुजरने वाली तलवार को और भी तेज बना सकती है और लंबे समय तक चल सकती है। मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसका असर 2 महीने में खत्म नहीं होगा। मेरी स्पीच खत्म हुई। आप सभी का शुक्रिया बोलने के बाद वह जल्दी से अपनी सीट पर वापस भागा। ली रुशे ने कहा, स्टूडेंट जियान फेंगली, क्या तुम अपना नाम ब्लैकबोर्ड पर लिख सकते हो ताकि सब तुम्हारा नाम पहचान सकें? जियान फेंगली ने यह सुना, अपना नाम लिखने के लिए फिर से स्टेज पर भागा और फिर झुककर वापस भागा। सब लोग जियान फेंगली के सेल्फ इंट्रोडक्शन की तारीफ करो। तालियां 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 तालियां। की जिंग ने ताली बजाते हुए सोचा, इस स्टूडेंट जियान की सोशल एंजाइटी मुझसे कहीं ज्यादा खराब है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं आज सोशल एंजाइटी एसोसिएशन से हट जाऊंगा। मैं बाद में स्टेज पर अपना स्टाइल दिखाऊंगा। स्टूडेंट जियान फेंगली की सुपर पावर और सीनियर सिस्टर सिकोंग याओ की सुपर पावर दोनों ही लंबे समय तक चलने वाले फायदे हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह की सुपर पावर काफी फायदेमंद है। प्लीज अगले स्टूडेंट का स्वागत करें। दूसरी स्टूडेंट एक लड़की थी जो क्यूट लग रही थी। वह बड़े प्यार से स्टेज पर गई और बोली, मेरा नाम वू तियानक्सिन है। फिर वह मुड़ी और अपना नाम लिखा। उसकी आवाज सच में बहुत मीठी थी। तभी की जिंग की डेस्क पर एक ग्रुप मैसेज नोटिफिकेशन आया। यान चेंग, यह आवाज बहुत प्यारी है, मेरा दिल पिघला रही है। सॉन्ग जियांग, तुम्हें एलएसपी सिर्फ लड़कियों पर ध्यान देना आता है। सॉन्ग जियांग, लेकिन उसकी आवाज सच में बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। हे सॉन्ग जियांग, तुम मोटी भौहों वाले बड़ी आंखों वाले लड़के, तुम भी ऐसे ही हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुई की जिंग ने टॉपिक में शामिल होने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन अचानक उसने देखा कि टैन ज़ोयिन उसे देख रहा है, इसलिए उसने अपना फोन नीचे रख दिया और ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। मैं टॉरस हूँ, मेरी हॉबीज पढ़ना और गेम खेलना है। गेम खेलने से पहले पढ़ना कहना बिल्कुल अलग लगता है, जैसे यह सच हो। यान चेंग पहले से ही सोच रहा था कि वह कोई भी गेम खेले, वह बाद में उसे दोस्त बना लेगा। मेरी सुपर पावर बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मुझे या दूसरों को हर तरह के पक्षियों में बदल सकती है। बोलने के बाद उसने झुककर बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन चिल्लाया और किंगफिशर बन गई, अपनी सीट पर वापस उड़ गई और फिर वापस बदल गई। हालांकि सबको नहीं पता था कि वह किस तरह की चिड़िया बन गई है, लेकिन इससे उनकी तालियों पर कोई असर नहीं पड़ा।
अगला स्टूडेंट भी स्टूडेंट्स की चीयरिंग के बीच स्टेज पर गया, लेकिन उसने अपनी सुपर पावर नहीं बताई। हालांकि सब थोड़े निराश थे, फिर भी उन्हें तालियां बजानी पड़ी। अगले 3 लोगों ने अपनी सुपर पावर नहीं बताई, जब तक कि बू पिंगलू नाम का एक स्टूडेंट स्टेज पर नहीं आया। मेरी सुपर पावर बैग है, एक ऐसा बैग बुलाना जो चीजों को अपने अंदर सोख सके। अंदर की जगह लगभग एक छोटे कमरे जितनी है। हालांकि क्यों जिनके लिए यह सुपर पावर कोई अनोखी बात नहीं थी, फिर भी ज्यादातर लोग काफी हैरान थे। यह एक स्पेस सुपर पावर है, यह बहुत एडवांस्ड लगता है। आखिर में बू पिंगलू सिर ऊंचा करके सबकी नजरों और तालियों के बीच अपनी सीट पर लौट आया। फिर मियाओ कुई की बारी थी। हैरानी की बात नहीं है कि उसने अपनी सुपर पावर नहीं बताई। कल उसने अपने रूममेट्स के सामने इसे कहने की बहुत हिम्मत जुटाई थी। बाद के इंट्रोडक्शन में कई दिलचस्प सुपर पावर थे और कि जिनको उन्हें देखने में मजा आया। जब वह स्टेज पर गया तो हालांकि वह जियान फेंगली जितना नर्वस नहीं था, फिर भी उसने जल्दी से अपने पढ़ने के शौक के बारे में बात खत्म की और नीचे उतर गया। उसने यह भी नहीं बताया कि उसे गेम खेलना पसंद है। नंबर 43 चैप्टर 43 बॉडी ऑफ फायर। सबके अपना अपना परिचय देने के बाद ली रुशुई ने कहा, आज बाकी का समय खाली है, कोई क्लास नहीं है। तुम कैंपस से जान पहचान कर सकते हो या तुम स्कूल छोड़ सकते हो। बस कल सुबह से पहले वापस आ जाना। वाह, एक और छुट्टी। क्या मुझे घर जाकर देखना चाहिए? भूल जाओ, मुझे अभी भी झा यिन के साथ घूमना है। कि जिंग सच में अब तुरंत ट्रांसमिशन की स्किल सीखना चाहती है। किंगगोंग के साथ भी यह अभी भी बहुत धीमा है। इंस्ट्रक्टर ली रुशुई और क्लास मॉनिटर बाई शियाओ शियाओ के एक साथ क्लासरूम से जाने के बाद स्टूडेंट्स एक दूसरे से अपनी काबिलियत पर बात करने लगे। कि जिंग, हम पहले निकल रहे हैं। यान चेंग और बाकी 2 पास आए और कि जिंग को अलविदा कहा। ठीक है। फैंग शेंग, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे थोड़ी भूख लगी है। टैन ज़ुओयिन ने आज सुबह नाश्ता नहीं किया और जल्दी निकल गई और अब उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। कि जिंग ने दूध की एक बोतल निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। फिर एक छोटी ब्रेड, एक दोराया की, एक उबला अंडा और एक मीट बन निकाला। होल्डिंग की स्लीव्स बहुत काम की हैं। ये सब मैंने आज सुबह डाले थे। जो चाहो खाओ, जो पसंद हो। कि जिंग ने हाथ हिलाया और कुछ और स्नैक्स निकाले। टैन ज़ुओयिन ने की जिंग के कंधे पर थपथपाया। बुरा नहीं लिटिल जिंग। की जिंग ने मीट बन को दबाया और फिर अंडे का वजन किया। मेरा स्पेस समय को नहीं रोक सकता, ये सब ठंडे हैं। जब मैंने इन्हें आज सुबह डाला था तब भी ये गर्म थे। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में जो चीजें डालनी हैं उनकी एक्सपायरी डेट पर ध्यान देना होगा। स्लर्प, यह किस तरह का दूध है? यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? स्लर्प, टैन ज़ुओयिन ने दूध पीते हुए पूछा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया। कि जिंग ने दूध की बोतल देखी और कहा, यह एक बड़े मिल्क टैंक का दूध है। यह एक सुपर दूध देने वाली गाय है और पिकाचू से जुड़ी है। 626 दूसरे एक्सपेरिमेंटल जीवों को रिश्तेदार कहता है, इसलिए यह लगभग वैसा ही होना चाहिए। नोट 626 स्टिच, मेरे पास कुछ और बोतलें हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो उन्हें तुम्हारे लिए ला दूंगा। टैन ज़ुओयिन ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब मुझे इसे पीना होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अगर मैं इसे अपने घर पर रख दूंगी तो मैं आज ही इसे पूरा पी जाऊंगी। टैन ज़ुओयिन जानती है कि वह अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर सकती। उस दिन होमरूम टीचर द्वारा दी गई मिठाइयां 2 दिन से ज्यादा नहीं चली, इससे पहले कि वे पूरी तरह खत्म हो जाएं। कोई बात नहीं, मेरी जगह वैसे भी बहुत बड़ी है। कि जिनकी जगह में इस थोड़ी सी जगह की कमी नहीं है। उसने अपना फोन खोला और 1 दर्जन से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, सभी उन लोगों की जिन्होंने उसे क्लास ग्रुप में पाया था। क्यों जिंग ने इन क्लासमेट्स को जोड़ने के बाद किसी और को जोड़ने की पहल नहीं की? यह हमेशा थोड़ा शर्मनाक लगता है। टैन ज़ुओयिन भी क्यों जिंग की सीट पर झुक गई और उसके फोन से खेलने लगी और वे दोनों वहां 1 घंटे तक खेलते रहे। लंच करने के बाद वे स्कूल में घूमने चले गए। शुक्र है क्यों जिंग 5 मीटर रेडियस कूलिंग स्प्रे ले आई, वरना यह मौसम उन्हें पिघला देता। अनजाने में वे उस ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़े जहां यान चेंग कल गया था। यह ट्रेनिंग ग्राउंड 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक इंडोर स्क्वायर और एक बड़ा आउटडोर प्लेग्राउंड। आउटडोर प्लेग्राउंड असल में मिट्टी का है, बिना किसी टर्फ के। लेकिन 2 लोगों को एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते देखकर यह साफ हो जाता है। धरती से ज्यादा ठोस कुछ नहीं है। चलो इसे यहीं छोड़ दो। नंगे सीने वाला लड़का अपने सामने वाले व्यक्ति पर चिल्लाया। पीछे मत हटो, अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपनी पूरी ताकत। उसके सामने वाला व्यक्ति भी जोश में चिल्लाया, आह। फिर धीरे धीरे अपने हाथ में आग का गोला बनाया, गाढ़ा किया, बड़ा किया, दबाया। मैं इसे और नहीं रोक सकता, आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से जो आग का गोला बनाया था वह 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उस आदमी की तरफ उड़ गया। फिल्मों जैसे कोई कूल स्पेशल इफेक्ट नहीं थे, यह बस एक आम गेंद थी जो ऊपर से उड़ रही थी।
बूम! फटती आग ने उसके शरीर को घेर लिया। वह मुट्ठी भर आग का गोला 3 मीटर ऊंचा धमाका कर सकता है। क्या वह ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, यान ये तीसरी क्लास में सीनियर है। उसने अपने शरीर से आग का गोला लेने की हिम्मत की। उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए। उसे मौत को दावत नहीं देनी चाहिए। धुआं छंटा और यान ये का शरीर सबके सामने आया। उसका ऊपरी शरीर आग की लपटों में बदल गया और उसने अपने नंगे हाथों से आग के गोले के धमाके को झेला। लेकिन उसकी पैंट बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि वे किस मटेरियल की बनी थीं। वो लिंटियन, तुम्हारा फायरबॉल काफी मजबूत है। यह मेरी ताकत के बराबर है जब मैंने अपना दूसरा साल शुरू किया था। यान ये एलिमेंटल ब्रांच में तीसरे साल का स्टूडेंट है। एक बेहतरीन लेवल 3 एबिलिटी यूजर होने के नाते उसे टीचर ने 1 महीने के लिए फायर टाइप टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर बुलाया था। आज वह घूमने के लिए क्लासरूम में गया और पाया कि हुओ लिंटियन की एबिलिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए वह उसे गाइड करना चाहता था और हुओ लिंटियन को अपने क्लब फायर श्राइन में शामिल होने के लिए बुलाना चाहता था। सीनियर यान, तुम्हारी एबिलिटी क्या है? मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी है। मैं तुम्हें चोट क्यों नहीं पहुंचा सकता? वो लिंटियन ने अपनी जेब से टिश्यू का एक पैकेट निकाला और अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी एबिलिटी स्काई फायर है। हालांकि यह सिर्फ लेवल 1 है, लेकिन टेम्परेचर पहले से ही बहुत ज्यादा है। यान ये जोर से हंसा, हा 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 हा। मेरी एबिलिटी फ्लेम बॉडी है जो पूरे शरीर को एलिमेंटलाइज कर सकती है। मुझे आग से चोट कैसे लग सकती है? और हाँ, तुम बच्चे तो सिर्फ लेवल 1 पर हो, इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम मेरा डिफेंस तोड़ सकते हो तो मेरा लेवल 3 बेकार हो जाएगा। यान ये पास आया और हुओ लिंटियन के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारे पास कोई सोर्स पावर नहीं बची है ना? चलो मैं तुम्हें बाथ हाउस ले चलता हूँ मजे करने के लिए। दोनों सबके देखते देखते चले गए कि जिन को अचानक लगा कि एलिमेंटलाइजेशन बहुत आम बात हो गई है। स्कूल शुरू हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है और उसने पहले ही 2 देख लिए हैं। फिक्र यह है कि डायरेक्टर लैन एक फुल बॉडी एलिमेंटलाइजेशन है, लेकिन यह सीनियर यान हाफ बॉडी एलिमेंटलाइजेशन कर सकता है। डायरेक्टर लैन पहले से ही लेवल 4 पर है, इसलिए उसे भी यह स्किल आनी चाहिए। हालांकि वाटर एलिमेंट्स का हाफ बॉडी एलिमेंटलाइजेशन हमेशा अजीब लगता है। मैं भी एलिमेंटलाइज करना चाहता हूं। फिजिकल इम्यूनिटी क्या पावरफुल स्किल है? तो तुम्हें मेहनत करनी होगी या तुम इसे अभी ट्राई करना चाहते हो? टैन ज़ोयिन ने लालच दिया। तुम थोड़ा पानी, आग, धरती वगैरह छूकर एक बार निकालो, शायद एक ही बार में मिल जाए। यह सुनकर क्यू जिन के दिल में खुजली होने लगी। मैं सच में जाना चाहता हूं। अगर यह निकल गया तो? चांस बहुत कम होना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर? लेकिन किस्मत अभी तक बनी नहीं है। यह मुमकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी जुआ खेलना चाहता हूं, लेकिन मौका हमेशा रहता है। 10,000 में से अभी भी 9,999 हैं। जाओ या मत जाओ। आह, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। टैन ज़ोयिन ने लालच देना जारी रखा। सीनियर सी कोंग याओ याओ की किस्मत का आशीर्वाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्यों जिन को लगा कि उसकी सहनशक्ति अचानक खत्म हो गई है। एक बार भी न निकालने पर ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे शरीर पर 10,000 चींटियां रेंग रही हों। आह, मैं निकाल रहा हूं। टैन ज़ोयिन ने देखा कि क्यू जिन सिर्फ एक ड्रॉ के लिए 2 महीने तक सहता रहा, और कई बार ऐसा हुआ जब वह खुद को रोक नहीं पाया। हर बार जब वह खुद को रोक नहीं पाता तो वह कई बार उसके पास आकर गले लग जाता। इस बार वह देख सकती थी कि क्यू जिन ने काफी ड्रॉ नहीं किया था और वह अभी भी अपने दिल में ड्रॉ करना चाहता था। उसका मानना है कि हर बार जब आप काफी समय तक खुद को रोक कर रखते हैं तो आप सिर्फ एक बार ड्रॉ नहीं कर सकते, यह आपको तोड़ देगा। अगर आप सिर्फ एक बार ड्रॉ करेंगे तो आप पूरी तरह से कैसे रिलीज हो सकते हैं? क्यों न उसे पहले जी भरकर ड्रॉ करने दिया जाए। ड्रॉ करते करते थक जाने के बाद किस्मत बचाना ज्यादा सही है। नंबर 44, चैप्टर 44, स्केल मॉन्स्टर विंग्स। चलो एक जगह ढूंढते हैं। अच्छी बात है कि इस बार तुम्हारे पास पोर्टेबल स्पेस है, नहीं तो निकाले गए सामान को रखने की कोई जगह नहीं होती। उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में एक बड़ा पूल मिला और वे किनारे पर एक बेंच पर बैठ गए कि जिन बेसब्री से पानी में हाथ डाला। लॉटरी ड्रॉ। आराम से उसने जो निकाला था उसे देखने से पहले ही कि जिन को पूरी तरह से फ्रेश महसूस हुआ। होश में आकर कि जिन ने चारों ओर देखा, कुछ नहीं। स्किल यही है। पल्स टेक्निक स्केल्स ऑफ द डेमन विंग्स। सोर्स पावर को शरीर के जरूरी इकट्ठा होने वाले पॉइंट्स 6 एक्यू पॉइंट्स तक गाइड करके ह्यूमन पल्स फीड और स्पेस पल्स फीड के वाइब्रेशन को एडजस्ट करके पल्स गेट्स बनाएं और पल्स गेट्स को एक खास तरीके से स्टिमुलेट करके वाटर विंग्स बनाएं, जिनका इस्तेमाल उड़ने के लिए किया जा सकता है। वाह ओ हु। पल्स टेक्निक। यह एक पल्स टेक्निक है। हालांकि क्यू जिन को वह एलिमेंटलाइजेशन नहीं मिला जो वह चाहता था, फिर भी वह बहुत खुश था। मैं उड़ सकता हूं। क्यू जिन ने खुशी खुशी टैन ज़ोयिन को खुशखबरी सुनाई।
हाँ, टैन जोरियन के रिएक्ट करने से पहले क्यू जिंग ने अपना पहला ट्रायल शुरू किया। शरीर के 6 एक्यू पॉइंट्स पर सोर्स पावर इकट्ठा करके वाइब्रेट करें। क्लैंग 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 क्लैंग। हवा के वाइब्रेट होने की आवाज के साथ क्यू जिंग के पीछे 2.5 मीटर लंबे पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। वह दौड़ा और टैन जोरियन को प्रिंसेस कैरी में उठाया और फुसफुसाते हुए ऊपर उड़ गया। आह 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 आह। एह, इस बार थोड़ा धीमा है। खुशकिस्मती से क्यू जिंग बहुत तेज नहीं उड़ा, इसलिए इतना जोरदार पुश बैक महसूस नहीं हुआ और वे सिर्फ 5 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़े। कैसा है? क्या ये पंख ठीक हैं कि जिनको महसूस हो रहा था कि सोर्स पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी क्विंगगोंग इस्तेमाल करते समय होती है। ये पंख बहुत सुंदर हैं। वैसे अब तुम पानी के नीचे के अलावा कहीं भी जा सकते हो। टैन जोरियन की चमकदार आंखें एक्वामरीन पंखों की जोड़ी को घूर रही थीं। वह उन्हें छूकर देखना चाहती थी कि वे कैसा महसूस करते हैं। पहले मुझे नीचे उतारो, लोग देख रहे हैं। ओह ठीक है, चलो पहले नीचे चलते हैं। यह महसूस करते हुए कि यह पब्लिक में था कि जिंग ने जल्दी से अपने पंख हटा लिए। धीरे करो मेरी कमर। टैन जोरियन को उम्मीद नहीं थी कि जिंग हवा में सीधे अपने पंख वापस खींच लेगा, जिससे वह फ्री फॉल में गिर जाएगा। क्या तुम पंख वापस खींचने से पहले लैंड नहीं कर सकते थे? तुमने मुझे आधा डरा दिया। किस्मत से कि जिंग का शरीर बहुत मजबूत था, नहीं तो उसकी कमर में मोच आ जाती। यह मेरा पहली बार उड़ना है, मुझे इसकी आदत नहीं है। अगली बार मैं धीरे उड़ूंगा। कि जिंग 2 बार हंसा और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। पहले लॉटरी निकालते हैं और फिर लॉटरी निकालने के बाद टेस्ट फ्लाई करते हैं। इतना लापरवाह आदमी, मैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। टैन जोरियन ने धीरे से कि जिंग का हाथ मरोड़ा और बात खत्म हो गई। कि जिंग ने अपना हाथ फिर से पानी में डाला। लॉटरी ड्रॉ। हालांकि वह चुपचाप ड्रॉ कर सकता था, लेकिन चिल्लाकर कहना ज्यादा मुश्किल था। टोनर स्किन को बहुत रिफ्रेश महसूस करा सकता है। मैं इसे बाद में ट्राई करूंगा कि यह कितना रिफ्रेशिंग है। पहले इसे स्लीव स्पेस में डालें और फिर दोबारा। लॉटरी ड्रॉ। साफ पानी की एक बोतल। इसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। बेकार पानी की एक बोतल प्लस एक। फिर से लॉटरी ड्रॉ। कुछ नहीं दिखा। स्किल आ गई। कि जिंग ने उत्साह से अपने दिमाग में जानकारी महसूस की। पैरामीशियम, एक पैरामीशियम जो छूने से मर जाता है। म्याऊ, पता चला कि यह कोई स्किल नहीं है। टैन जोरियन ने पूछा, इस बार तुमने कौन सा स्किल निकाला? कि जिंग ने कहा, यह कोई स्किल नहीं है, यह एक पैरामीशियम है। क्योंकि यह देखने में बहुत छोटा है, इसने मुझे बिना वजह खुश कर दिया। यह अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने बनाई है। टैन जोरियन ने हिम्मत दी। एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद चीजें बदल जाएंगी, अगली चीज जरूर अच्छी होगी। हाँ, फिर से इसे छोड़ो। लॉटरी ड्रॉ। केल्प, स्वादिष्ट केल्प। एक स्वादिष्ट केल्प बहुत काम का नहीं, इसे जगह में रखो, जारी रखो। लॉटरी ड्रॉ। एंटी वुल्फ स्प्रे। इसे स्किन पर स्प्रे करने से बहुत दर्द होगा, लेकिन कोई असली नुकसान नहीं होगा। लो, मैं तुम्हें यह एंटी वुल्फ स्प्रे देती हूँ। कि जिंग ने टैन जोरियन को इसका काम समझाया। जब उसने सुना कि इससे कोई असली नुकसान नहीं है, तो टैन जोरियन की आंखें चमक उठीं। क्यों न मैं इसे तुम पर स्प्रे करके आजमा लूं? हे मत करो, इस पर बहुत दर्द लिखा है, यह बहुत दर्दनाक होगा। तो यह तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि तुम भविष्य में मुझे बुली करने की हिम्मत करते हो या नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें कब बुली किया है? नहीं किया। मुझे कैसे याद है कि किसी ने चुपके से मेरा इरेजर फाड़ दिया था। कि जिनके दिमाग में वह समय आ गया जब वह और झायिन हाई स्कूल के दूसरे साल में डेस्कमेट थे और वह शरारत कर रहा था। क्या? कितना समय हो गया? तुम्हें यह अब भी इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? और मैंने तुम्हारे साथ मेरे बाल खींचने का हिसाब भी नहीं लिया है। बहन, तुम्हें बंदर के साल की बातें अब भी कैसे याद हैं? टैन जोरियन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे अरे, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूँ, ड्राइंग जारी रखो। हाँ? लॉटरी ड्रॉ। यूशियान श्रेडेड पोर्क, बिना हड्डियों वाला खुशबूदार श्रेडेड पोर्क। इसकी खुशबू काफी अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन इसे फेंकना थोड़ा बेकार है। हाथ में खाने की प्लेट देखकर कि जिंग कंफ्यूजन में पड़ गया। कोई बात नहीं, पहले इसे स्पेस में रख दो। उसके बाद उसने लगातार दर्जनों बार ड्रॉ किया, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं निकला। या तो खाना था या पीना, और नहाने के सामान की कुछ बोतलें भी थीं। सबसे अच्छी चीज एक नॉन कैप्साइजिंग राफ्ट थी, जो सिर्फ 4x5 मीटर साइज की थी। उफ, यह एक मजेदार ड्रॉ था। हालांकि मैंने एलिमेंटलाइजेशन नहीं निकाला, यह पहले से ही बहुत अच्छा है। असल में कि जिंग को सच में कोई बड़ा प्राइज निकालने की उम्मीद नहीं थी। हर दूसरे दिन कुछ न कुछ मिलना पहले से ही एक लकी स्ट्रीक माना जाता था। टैन जोरियन ने अपने मुंह में छोटी सूखी मछली निगल ली और कहा, यांग क्यू थोड़ी देर में यहाँ आएगा। उसने अभी तुम्हें एक मैसेज भेजा था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे एक एड्रेस भेजा है,
और हम थोड़ी देर में उसे गाते हुए सुन पाएंगे कि जिंग को याद आया कि आज एक ड्यूएल था। यांग क्यू, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं अब इतना ताकतवर हो जाऊंगा, है ना? क्या मुझे उसे थोड़ी देर में एक हाथ इस्तेमाल करने देना चाहिए या दोनों हाथ इस्तेमाल करने देना चाहिए? कुहा क्यू जिंग ने अपने हाथ कमर पर रखे और जोर से हंसा। उठो उठो, वह अभी तक नहीं आया है। टैन ज़ोयिन ने क्यू जिंग के सामने हाथ हिलाया। हंसना बंद करो, तुम बेवकूफ लग रहे हो। क्यू जिंग ने अपनी चुन्नी ब्यो हंसी रोक ली, लेकिन जब उसने सोचा कि वह चाला यांग क्यू बाद में उससे कैसे हारेगा और फिर गाएगा, तो वह अपने चेहरे की मुस्कान नहीं दबा सका। क्या मुझे उसे थोड़ी देर में कॉन्क्वेस्ट या फादर गाने के लिए कहना चाहिए? यह कैसा आइडिया है? तुम लोगों को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या यह बहुत बेइज्जत करने वाला है? क्यों न इच गाओ? यह तो और भी ज्यादा अजीब है ना? मैं तो बस उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम तो उसे सोशली मरा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जब वे यांग क्यू का इंतजार कर रहे थे, तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने राफ्ट पर पल्स गेट्स की स्टडी की। कि जिंग ने पाया कि जब उसने पल्स गेट को वाइब्रेट किया तो वह उसे नंगी आंखों से नहीं देख पा रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि यह सोर्स पावर की वजह से हो सकता है, लेकिन वाइब्रेटिंग स्पेस का साउंड इफेक्ट अभी भी था। वाइब्रेट, क्लैंग 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 क्लैंग, यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यह अच्छी बात है कि राफ्ट पर कोई धूल नहीं है, नहीं तो यह पूरी जगह हिल जाती। मैं सिर्फ एक पल्स गेट को एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। कि जिंग देखना चाहता था कि क्या वह अपनी खुद की पल्स टेक्निक डेवलप कर सकता है। यह थोड़ा मुश्किल है, वह सिर्फ स्केल्स ऑफ द डेमन विंग्स का पल्स वाइब्रेशन मेथड जानता है। हर बार जब वह प्रैक्टिस करेगा तो यह दूसरे पल्स गेट्स को लिंक कर देगा और वह उनमें से किसी एक को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी कल्टीवेशन प्रॉक्सी है। जब मैं वापस आऊंगा तो इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। कल्टीवेशन प्रॉक्सी अभी टैन ज़ोयिन के घर पर फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, अपना समय लो। यह चीज अभी मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है, फोटोग्राफी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तुम्हारी तस्वीरें लेने से अच्छी तस्वीरें नहीं आएंगी। बकवास साफ है कि मेरा हर फ्रेम डेस्कटॉप वॉलपेपर है। नंबर 45, चैप्टर 45 यांग क्यू के साथ द्वंद्वयुद्ध। यांग क्यू को राफ्ट पर आते देख कि जिंग ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, इधर आओ क्यूशिन यानेर, मैं आ गया। यांग क्यू ने सुना ही नहीं, वह अकेला चलता रहा। कि जिंग फिर चिल्लाया, यांग क्यू इधर, क्या तुमने मुझे सुना? यांग क्यू फिर भी धीरे धीरे दाईं ओर चला। वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं पता, उसने अभी अभी यहाँ देखा था, तो उसे पता है कि हम यहाँ हैं। उसे क्या हुआ है? कि जिन ने कॉल करने के लिए अपना फोन खोला और यांग क्यू का एक मैसेज देखा, क्या तुम मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुला सकते? सबके सामने मुझे अपनी इज्जत बचानी है, ठीक है? इससे मैं बहुत अनजान लग रहा हूं। कि जिंग, सॉरी, हम तुम्हें ढूंढने आएंगे, चलो हम उसे ढूंढते हैं। दोनों किनारे तक गए और कि जिंग ने राफ्ट को एक तरफ रख दिया। यांग क्यू पहले ही एक तरफ जा चुका था। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? डर है कि दूसरे मेरा निकनेम नहीं जान जाएंगे। डरने की क्या बात है, कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा है। बेशक तुम डरे नहीं हो, मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। यांग क्यू ने कि जिंग को देखा, तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा, तुम काफी छोटे हो गए हो। स्प्रिंग मैन एबिलिटी मिलने के बाद से यांग क्यू तेजी से बढ़ रहा था। 2 महीने में 10 सेंटीमीटर बढ़ा, अब उसकी लंबाई 8 मीटर है। तुम फिर से लंबे कैसे हो गए? 1 महीने पहले तुम्हारी लंबाई भी मेरे बराबर थी। वे गर्मी की छुट्टियों में इकट्ठा हुए थे और उस समय यांग क्यू की जिंग से 5 सेंटीमीटर छोटा होने से पहले ही मेरी ही लंबाई का हो गया था। इस बार वह की जिंग से सीधे 5 सेंटीमीटर लंबा था। कोई चारा नहीं, मैं भी नहीं चाहता, या मुझे वापस बदल लेना चाहिए। तुम वापस बदल सकते हो। तुम किसे नीचा देख रहे हो? यांग क्यू ने इशारा किया कि कुछ दिनों के गैप के बाद उसे नई नजर से देखना चाहिए। मेरी काबिलियत पहले से ही लेवल 2 है, मैं अब सिकुड़ सकता हूँ। बोलने के बाद उसने अपनी काबिलियत एक्टिवेट की, अपने शरीर को की जिंग के बराबर सिकोड़ लिया। तुम्हें ऐसे देखना ज्यादा आरामदायक लगता है। इतना लंबा होने का क्या फायदा? चलो मैं तुम्हें अपना 6 पैक दिखाता हूँ। कि जिंग ने सीधे अपनी ताकत दिखाई, अपनी छोटी आस्तीनें उठाकर मकड़ी से काटे हुए 8 पैक एब्स दिखाए। तुमने गर्मी की छुट्टियों में चुपके से वर्कआउट किया था? तुम सच में कुछ खास हो। यांग क्यू ने 6 पैक एब्स देखकर अपनी असली जलन दिखाई। यह सिर्फ एब्स हैं, मेरे पास भी हैं। उसने अपने पेट पर एक बड़ी एब्डोमिनल मसल भी दिखाई, फिर अपनी उंगली से अक्षर बनाया। अजीब बात है, ये धन से हुए निशान गायब नहीं हुए। यह सिर्फ एब्स हैं, किसके पास नहीं होते? बोलते हुए उसने आखिरी स्ट्रोक जोड़ा और 6 पैक एब्स बन गए। मेरे जितने चाहें उतने एब्स हो सकते हैं। बताओ मैं कमाल का हूं या नहीं? क्यों जिंग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी काबिलियत का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
और उसने तुरंत तारीफ की, तुम अपनी काबिलियत में कितने भी मजबूत क्यों न हो, यह नकली है। यांग क्यू ने खुद को थम्स अप दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नकली है या नहीं, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे पास है या नहीं। झायिन, देखो क्या यह वैसा दिखता है। टैन जोरियन ने उन दोनों की एक दूसरे के सामने पेट दिखाते हुए फोटो ली और खिलखिलाकर मुस्कुराया, लगता है तुम बहुत कमाल के हो। यांग क्यू ने टैन जोरियन को फोटो लेते देखा और कहा, फोटो लेने के लिए थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ और एप्स बनाऊंगा, वे उसके एप्स से ज्यादा जरूर होंगे। क्यू जिंग भी इस नई स्किन पेंटिंग को आजमाना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर यांग क्यू के पेट पर हाथ फेरा और एक नाभि बन गई। दूर हटो, मुझे अभी भी फोटो लेनी है। अगर तुमने इस आंख में उंगली डाली तो मुझे इसे फिर से बनाना पड़ेगा। क्या तुम वापस जाने के लिए इस आंख को कंट्रोल नहीं कर सकते? मैं कुछ दिन पहले ही लेवल 2 पर पहुंचा हूं, सिकुड़ना अभी बहुत स्किल वाला नहीं है, मेरा पेट सिर्फ पूरी तरह से सिकुड़ सकता है, मुझे अभी भी अपनी उंगलियों से ड्रॉ करना है। यांग क्यू को अचानक एक हफ्ते पहले पता चला कि उसकी एबिलिटी बदल गई है और उसका शरीर थोड़ा मजबूत हो गया है। उसे पता था कि वह लेवल 2 पर है, सिकुड़ने की एक एक्स्ट्रा स्किल के साथ। फिर उसने बोन श्रिंकिंग स्किल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और कौन अपने पेट की प्रैक्टिस करने के लिए फ्री होगा? मैं पिछले कुछ दिनों से अपने हाथों की प्रैक्टिस कर रहा हूं। यांग क्यू की अभी की एबिलिटी या तो उसके पूरे शरीर को बदल सकती है या उसके हाथ पैर बदल सकती है। उसने अभी तक दूसरे हिस्सों को बदलने की प्रैक्टिस नहीं की है। हालांकि वह अपने अलग अलग हिस्सों की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को बाहरी फोर्स से कंट्रोल करके उनका शेप बदल सकता है, जैसे कि अपने पेट पर एब्स बनाना। मैं समझ गया। यांग क्यू के ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए क्यू जिन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसके पेट पर एक एक्स बना दिया। यांग क्यू ने रिएक्ट किया और तुरंत अपने पेट की इलास्टिसिटी वापस पा ली। क्या तुम्हें मार खाने की खुजली हो रही है? तुम मुझसे गाली खाने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम ही गाना चाहते हो? कि जिंग ने अपना सिर घुमाया और टैन जोयिन से कहा, जायिन दूर रहो, देखो मैं उससे कैसे निपटता हूँ। टैन जोयिन ने कहा, उसे धीरे से मारो। समझ गया, यांग क्यू ने कहा, लगता है तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, यह मुक्का खाओ। एक झटके में यांग क्यू का हाथ अचानक लंबा हो गया और सीधा की जिंग के पेट की ओर बढ़ गया। बदकिस्मती से की जिंग की तेज नजर के नीचे यांग क्यू की हरकतें बहुत धीमी थीं। की जिंग थोड़ा सा बेहोश भी हो गया, जिससे उसके दिमाग में यांग क्यू की हरकत की आवाज आई, भाइयों भाइयों करो। होश में आते हुए की जिंग ने यांग क्यू के हमले से बचते हुए बस बाईं ओर एक कदम बढ़ाया। यांग क्यू का रिएक्शन अभी भी बहुत तेज था। उसने सीधे अपना हाथ घुमाया और पीछे से वार करने का प्लान बनाया। इसके अलावा उसने अपना दूसरा हाथ भेजा, 2 मीटर के पिंसर अटैक का प्लान बनाया। किसे पता था कि की जिंग सीधे यांग क्यू की तरफ दौड़ेगा और यांग क्यू के पेट पर बिजली की ताकत से वार करेगा। यह देखकर कि वह इस पंच से बच नहीं सकता, यांग क्यू ने अपनी इलास्टिसिटी छोड़ी और की जिंग के अटैक का सीधा सामना करने का प्लान बनाया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि की जिंग की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह सीधे उड़ जाएगा। यांग क्यू चौंक गया। उसकी डिफॉर्मेशन स्पीड की जिंग के मुक्के जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उसने अनजाने में की जिंग के शरीर को अपने बैकहैंड से जकड़ लिया। इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करके मीट बम इम्पैक्ट का प्लान बनाया। की जिंग उसे यह मौका कैसे दे सकता था? उसने सीधे यांग क्यू का हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। बवंडर ने पार्किंग लॉट को तबाह कर दिया। की जिंग एक लट्टू की तरह बेतहाशा घूमा। यांग क्यू लगभग धुंधला हो गया था। आह 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 आह, मैं उल्टी करने वाला हूँ, हार मान लो और मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। मैं हार मानता हूँ, जल्दी से मुझे नीचे उतार दो। की जिंग ने धीरे धीरे घूमना बंद कर दिया। यांग क्यू, जिसे नीचे उतारा गया था, जमीन पर सिर हिलाता हुआ बैठ गया। उसे अपनी पैंट गंदी करने की परवाह नहीं थी। असल में उसे अब कोई परवाह नहीं थी। मुझे थोड़ी देर लेटने दो, मैं अब और नहीं रुक सकता। की जिंग ने टैन जोयिन से कहा कि जल्दी से उसकी 2 बदसूरत तस्वीरें ले लो। एक बार जब तुम इस गांव को मिस कर दो तो ऐसी कोई दुकान नहीं है। क्यू शिन यानेर, क्या तुम ठीक हो? यांग क्यू ने अपनी बंद आंखें सिकोड़ी और कमजोरी से कहा, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। भले ही उसके पास सिर्फ मुंह बचा हो, वह निश्चित रूप से यह नहीं मान सकता कि वह ठीक नहीं है। एक आदमी यह नहीं कह सकता कि वह नहीं कह सकता। यांग क्यू ने 1 दर्जन छोटी सांसें लीं और फिर कुछ बड़ी सांसें लीं, आखिर में अपना शक जाहिर करते हुए कि जिंग, तुम इतने तेज और इतने ताकतवर कैसे हो? तुम तो बस एक जानवर हो। की जिंग, जो अभी भी यांग क्यू की बदसूरत तस्वीरों की तारीफ कर रहा था, उसकी आवाज सुनकर उसके पास गया और बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा किए कौन है? तुमने मेरी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं निकाला है। यांग क्यू कैसे जवाब न दे पाता। यो 10वां हिस्सा? तुम बस शेखी बघारते रहते हो, शेखी बघारते रहते हो। देखते हो कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ या नहीं? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, देखो मैं तुम्हें झील में फेंक देता हूँ। की जिंग ने यांग क्यू का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फैंग शेंग, मैंने पहले ही हार मान ली है, तुम क्या करोगे? यहाँ मत आना, मैं अभी गाता हूँ, तुम जो भी मुझसे गवाना चाहोगे मैं गाऊंगा। यह देखकर कि जिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, यांग क्यू ने तुरंत हार मान ली कि ये मैं गलत था, 2 गाने गाओ, 2 गाने ही काफी हैं।
है ना? तभी की जिंग ने अपना हाथ नीचे किया और कहा, यही तुमने कहा था, मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। यांग क्यू ने की जिंग के चेहरे पर मुस्कान देखी और गाली दी, धिक्कार है, तुम जानवर हो। इसे रिकॉर्ड करने के लिए भी तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। चाओ। नंबर 46 चैप्टर 46 पिता। जब यांग क्यू हिलने डुलने लायक हुआ तो वे एक बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। यांग क्यू ने सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट रखी, मुझे वो शर्मनाक गाने मत गाने दो। यह सुनकर कि जिंग ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, तुमने कहा था कि तुम कुछ भी गाओगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग सबूत है। उसने अपना फोन भी निकाला और गाना चुनने का इंटरफेस खोला। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक चुन लिया है। इच नाम का एक गाना सामने आया। यांग क्यू जानता था कि जिंग का कोई अच्छा इरादा नहीं है। वह इतनी आसानी से कैसे मान सकता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यह गाऊंगा तो मैं यहाँ कैसे घूम पाऊंगा? मैं पार्टनर ढूंढने की अपनी एलिजिबिलिटी खो दूंगा। भाई, गाना बदलो प्लीज। क्या हम दूसरा गाना ले सकते हैं? कि जिंग ने एक पल सोचने का नाटक किया और कहा, क्योंकि हम भाई हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। यह कैसा रहेगा? पहली बात, तुम्हें इच गाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें अब दो गाने नहीं गाने हैं, बस एक। आखिर में मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। क्या यह ठीक है? यांग क्यू ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, लेकिन तुम इसे रैंडमली पोस्ट नहीं कर सकते। रिकॉर्ड करने के बाद यह पोस्ट होगा या नहीं, यह तुम पर नहीं है। कि जिंग ने सच्चे चेहरे से सिर हिलाया, मैं इसे रैंडमली पोस्ट नहीं करूंगा। यांग क्यू ने की जिंग की तरफ देखा, ठीक है, मैं क्या गा रहा हूँ? कि जिंग ने अपने फोन पर एक और गाना दिखाया, फादर। अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। यांग क्यू, जो हमेशा अपनी बात रखता था, बोला, क्या मैं ऐसा इंसान दिखता हूँ जो झूठ बोलेगा? क्या मैं अपनी बात से पीछे हटूंगा? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ओह, तो तुम टाइम सेट कर लो और मैं तैयार हो जाऊंगा। यांग क्यू बस इसे जल्दी से खत्म करना चाहता था। बाद में मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा। यह रिकॉर्ड होने वाला था, इसलिए वह खराब नहीं गा सकता था। कि जिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी करो, यांग क्यू ने बेसब्री से कहा। जल्दी क्या है? पहले मुझे अपना गला साफ करने दो। उसने अपना सिर उठाया और ऐसे चिल्लाने लगा जैसे कोई और आसपास न हो। अहम आऊ ओ ओह रिच रिच आह आह आह। कि जिंग जल्दी से दूर चला गया। डर था कि दूसरों को पता चल जाएगा कि वे एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, फिर भी कुछ थे। वह मुड़ा और टैन ज़ुओयन के साथ फ्लर्ट करता रहा। जब यांग क्यू तैयार हो गया और उन्हें बुलाने ही वाला था तो उसने उन्हें वाटरबेड के बारे में बात करते सुना। तो तुम दोनों पहले से ही वाटरबेड स्टेज पर हो? तुम बच्चे कब पैदा करने का प्लान बना रहे हो? कि जिंग ने सीधे उसके माथे पर थपकी दी। हम सी फूड की बात कर रहे हैं। सी फूड? तुम्हारे कानों में क्या दिक्कत है? क्या तुम अभी तैयार हो? हम सुनने के लिए बेताब हैं। यांग क्यू ने अपना माथा ढक लिया। क्या तुम थोड़ा नरम हो सकते हो? मुझे जल्द ही एक टक्कर लगने वाली है। मैं तभी आया था जब मैं तैयार था, इसलिए तैयार हो जाओ। कि जिंग और टैन ज़ुओयन दोनों ने अपने फोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हमेशा तुमसे लेता रहता हूँ, लेकिन कभी शुक्रिया नहीं कहता। एक पिता जो हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता है। गाना खत्म होने के बाद कि जिंग इतनी जोर से हंस रहा था कि वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाँ 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 हाँ, तुमने बहुत अच्छा गाया। मैं तुम्हें स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लिए ट्राई करने की सलाह देता हूँ। यांग क्यू ने आंखें घुमाई। दफा हो जाओ, छोटी और सीधी बात। यांग क्यू के अभी के मूड को साफ साफ दिखा रहा था। धत तेरे की, मेरे शरीर में अभी भी दर्द है। कि जिंग ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, ओह, मैं भूल गया था कि मेरे पास ठीक करने वाली दवा है। यह कहकर उसने अपनी जगह से ब्लैक जेड रीजेनेटिंग ऑइंटमेंट का एक डिब्बा निकाला। खासकर गंभीर चोटों के इलाज के लिए यह तुम्हारी टूटी हड्डियों को भी ठीक कर सकता है। यांग क्यू हैरान रह गया। तुमने यह बनाया? तुम्हारी काबिलियत यह सब बना सकती है? रुको, तुमने इतना बड़ा डिब्बा कैसे निकाला? कि जिंग ने ब्लैक जेड रीजेनेटिंग ऑइंटमेंट जमीन पर रखा और एक खिलौना बनाया। हाँ, यह मूस सुपरमैन था। देखो, मैं यह और यह भी बना सकता हूँ। यह कहकर उसने अपनी जगह से एक फ्राइंग पैन निकाला। क्या बकवास है? तुम यह कैसे कर रहे हो? क्या तुमने कोई स्पेशल रिंग बनाई है? यांग क्यू ने जल्दी से की जिंग का हाथ पकड़ा और एक रिंग ढूंढने लगा। तुम्हारे पास कोई रिंग नहीं है? क्या हो रहा है? कि जिंग को इस तरह का दिखावा पसंद था। तुम्हारे सामने महान अमर झेन्युआन की द ग्रेट सेज खड़े हैं। फिर उसने सारी चीजें वापस रख दी। धत तेरे की, यह तो कमाल है। अजीब हरकतें करना बंद करो और मुझे जल्दी बताओ। यांग क्यू की जिज्ञासा उसके गले से बाहर निकलने ही वाली थी कि जिंग ने काफी दिखावा कर लिया था और कहा, असल में यह लगभग वैसा ही है जैसा तुमने अंदाजा लगाया था। मैंने एक पर्सनल स्पेस बनाया है, लगभग एक सॉकर फील्ड जितना। यह सुनकर यांग क्यू ने की जिंग की नाक की ओर इशारा किया। तुम, मैं, यह आह धत तेरे की। यांग क्यू को अपना मुंह चौड़ा करके अपनी ओर इशारा करते देखकर कि जिंग बहुत खुश हुआ।
साथ ही मेरी स्पीड और ताकत सब पिछले 2 महीनों में खत्म हो गई थी कि जिंग ने एक और जोरदार प्रहार किया। नहीं, तुम क्यों? हम दोनों ने अपनी काबिलियत एक ही जगह से हासिल की है। तुम इतने कमाल के क्यों हो? यांग क्यू को अपने अच्छे भाई को सफल होते देखकर मारे जाने से ज्यादा दुख हुआ। पी की न्यांगजी, अरे वाह, उसने गाली देने के लिए क्लासिकल चीनी का भी इस्तेमाल किया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो पी का मतलब थर्ड पर्सन होता है ना? वाह, वह काफी कल्चर्ड है। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ अच्छा खिलाएगा। कि जिंग ने चौकोर केक का एक टुकड़ा निकाला और यांग क्यू को दिया। लो, यह उन कुछ स्वादिष्ट चीजों में से एक है जो मैंने बनाई हैं। यांग क्यू ने चौकोर केक लिया और कहा, यह ज्यादा अच्छा है। हालांकि कि जिंग के पास और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीजें थीं, लेकिन स्टॉक मुश्किल से ही बचा था। यह ब्लैक जेड रीजेनेटिंग ऑइंटमेंट आजमाओ और देखो कि यह काम करता है या नहीं। तुमने इसे आजमाया नहीं है? बिल्कुल नहीं। यांग क्यू चुप हो गया। क्या यह चीज काम करती है? ध्यान रखना कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन न हो जाए। कि जिंग ने कहा, तुम लेवल 2 एनहांस्ड ब्रांच एबिलिटी यूजर हो, तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन का क्या डर है? किसको डर है? मैं इसे आजमाऊंगा। यांग क्यू की चोटों पर मरहम को बराबर से लगाने से पहले उन्होंने काफी देर तक इधर उधर किया। यह चीज कब असर करेगी? मुझे नहीं पता। यह तब होना चाहिए जब यह अपने आप गिर जाए। ओह, यांग क्यू को लगा कि उसका दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक वहम है। तुम दोनों के बीच क्या प्रोग्रेस हुई है? किस करना या पेरेंट्स से मिलना? की जिंग जानती थी कि यह आदमी कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। दफा हो जाओ, बच्चों को बड़ों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यांग क्यू ने बेशर्मी से अपना गाल की जिंग के हाथ पर रगड़ा। मुझे बताओ जिंगगेज, प्लीज प्लीज प्लीज। की जिंग, जिसके रोंगटे खड़े हो गए थे, ने यांग क्यू को धक्का दिया। यहाँ से चले जाओ, यह बहुत बुरा है और अकेले कुत्तों को यह सुनने की जरूरत नहीं है। टैन ज़ोयिन उन्हें साइड से देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह तीसरा पहिया हो। हालांकि उसे की जिंग का दिखना बहुत मजेदार लगा। यांग क्यू, तुम्हें अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला? क्या तुम ठीक हो? जानलेवा क्रिटिकल हिट। धत तेरे की, यह तो बस एक पार्टनर है। क्या मुझे इसकी परवाह है? मैं एक आदमी हूं जो दूसरी दुनिया का राजा बनने वाला हूं। इमोशंस सिर्फ मेरी पंचिंग स्पीड पर असर डालेंगे। टैन ज़ोयिन ने एक और चाकू जोड़ा। तो दूसरी दुनिया के माननीय राजा, आप हमारे किए को कैसे नहीं हरा सकते? यांग क्यू का एकमात्र कठोर हिस्सा उसका मुंह था। मैं बस उसे जीतने दे रहा था। जब मैं एक दिन जागूंगा तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। कि जिंग शरारत से मुस्कुराया। ओह यो, फिर कभी मुकाबला करना चाहते हो? यांग क्यू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम किसी और को ढूंढो। नंबर 47, चैप्टर 47, पिनोचियो मास्क। तीनों ने दुनिया भर की बातें की, जब तक कि उन्हें की जिंग का लॉटरी एक्सपीरियंस नहीं मिला। कि जिंग ने जो भी अच्छी चीजें जीती थीं, उनके बारे में सुनकर यांग क्यू को सच में जलन हुई। ये तुम्हारे लिए एक जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। मैंने इन्हें खास तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। कि जिंग ने अपनी जगह से एक जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स निकाले, एक लाल और एक नीला। लाल ग्लव से मुक्का मारने पर चोट वाली जगह लाल हो सकती थी और नीले ग्लव से मुक्का मारने पर वह नीली हो सकती थी। इसका असर 10 सेकंड तक रहता है। अगर दोनों ग्लव्स एक ही जगह पर लगते तो यह एक पर्पल क्रिटिकल स्ट्राइक ट्रिगर करता, जिससे डबल डैमेज होता और मुट्ठी थोड़ी बड़ी हो जाती। थोड़े समय में जितने ज्यादा क्रिटिकल स्ट्राइक ट्रिगर होते, ग्लव्स और मुट्ठियां उतनी ही बड़ी हो जाती। उसे ग्लव्स का काम समझाने के बाद यांग क्यू इतना इमोशनल हो गया कि वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसे गॉडफादर कहना चाहता था। मास्टर की, अपने सभी सेल्स और बैक्टीरिया की तरफ से मैं 8 पीढ़ियों से आपके पूर्वजों को धन्यवाद देता हूं। कि जिंग ने बिना कुछ कहे कहा, अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकते तो मत बोलो। तुम मेरे पुरखों को 18 पीढ़ियों तक धन्यवाद क्यों नहीं देते? ग्लव्स पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए यांग क्यू ने कहा, 18 पीढ़ियों तक? मैं तुम्हारे पुरखों को 10 पीढ़ियों तक धन्यवाद देता रहूंगा। कि जिंग पूरी तरह से चुप था। यांग क्यू ने ग्लव्स पहने और अपनी मुट्ठियां भींची। उसने कहा, तुम्हें पता है, ये चीजें बिल्कुल सही साइज की हैं और पहनने में काफी आरामदायक लगती हैं। यह मुझे अपनी सारी किस्मत लगाकर खाने के बाद मिला है। बेशक यह कमाल का है कि जिंग को ये ग्लव्स तब मिले जब वह अभी अभी लेवल 2 पर पहुंचा था। अगर टैन ज़ोयिन ने उसे याद नहीं दिलाया होता कि यांग क्यू इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो कि जिंग शायद इन्हें बेच देता। यांग क्यू ने सुझाव दिया, तुम इन्हें मुझ पर आजमाकर क्यों नहीं देखते? कहना ही होगा कि जिंग को यह सुझाव बहुत पसंद आया। वे दोनों इस बात में बहुत दिलचस्पी रखते थे कि यांग क्यू को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके किस तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। कि जिंग ने सीधे यांग क्यू का हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ाया। लॉटरी। यांग क्यू ने की जिंग को ध्यान से देखा, यह देखने के लिए कि वह कौन सी अच्छी चीजें निकालेगा। स्ट्रॉ हैट, इसे बड़ा किया जा सकता है और इसमें ऑटोमेटिक रिपेयर फंक्शन है। लो, यह स्ट्रॉ हैट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। कि जिंग ने सीधे यह विल ऑफ द किंग यांग क्यू के सिर पर रख दी। यांग क्यू ने स्ट्रॉ हैट पहन ली और साइज बिल्कुल सही था। अच्छी चीज, चलो कुछ और राउंड खेलते हैं।
मुझे और दो की जिंग ने फिर से यांग क्यू का हाथ पकड़ा और लॉटरी शुरू कर दी। लॉटरी ओल्ड योगर्ट कैंडी, इसे 1 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। उफ, इस 15 सेंटीमीटर की कैंडी को इतना लंबा खींचने के लिए कितना पतला होना पड़ेगा। जारी रखो। लॉटरी रबर बैंड, अच्छी इलास्टिसिटी की जिंग की बनाई। इन दो चीजों को देखकर यांग क्यू ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जिंग, क्या तुम इतने काबिल भी हो? कि जिंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। उसे अनदेखा करते हुए उसने कहा, लॉटरी, पिनोचियो मास्क, इसे पहनने के बाद अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। कि जिंग के हाथ में लकड़ी का मास्क देखकर यांग क्यू फिर से कुछ मजाक करने वाला था। कि जिंग ने सीधे उसकी हरकतों का अंदाजा लगा लिया और उसे मास्क पहना दिया। यांग क्यू ने उसे अनदेखा किया और कहा, फैंग शेंग, तुम्हारी काबिलियत सच में बहुत खराब है, मेरी आधी भी नहीं। कि जिंग मुस्कुराई और यांग क्यू को देखा। टैन ज़ोयिन ने यह भी देखा कि उसके चेहरे पर मास्क की नाक लंबी हो गई थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? कि जिंग ने समझाया, इस मास्क को पिनोचियो मास्क कहते हैं। जब भी तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी है। यांग क्यू ने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क की नाक को छुआ और पाया कि वह सच में लंबी हो गई थी। मैंने अभी क्या कहा? कि जिंग ने उसे याद दिलाने में मदद की। तुमने कहा था कि मेरी काबिलियत तुम्हारी आधी भी नहीं है। तुम। यांग क्यू ने की जिंग की तरफ इशारा किया। वह चुप हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिंग ऐसा झूठ पकड़ने वाला डिवाइस बनाएगा। कि जिंग को उसका यह रूप देखकर हंसी आ गई। मिस्टर पिनोचियो, क्या तुम फिर से ड्रॉ करना चाहते हो? ड्रॉ? अगर तुमने फिर से कुछ अच्छा ड्रॉ किया तो मैं तुम्हें भाई कहूंगा। यांग क्यू में सच में इतनी बड़ी शर्त लगाने की हिम्मत नहीं थी। उसने की जिंग के साथ जो 2 शर्तें लगाई थीं, उनमें से कोई भी नहीं जीती थी। ठीक है, तो मैं जारी रखता हूं। असल में कि जिंग भी ड्रॉ करना जारी रखना चाहता था। आज लगातार ड्रॉ के साथ उसकी किस्मत पहले से थोड़ी बेहतर थी। लॉटरी रिट्रैक्टेबल चार्जिंग केबल 1 पीस। लॉटरी च्यूई टॉफी 1 बैग। लॉटरी रिट्रैक्टेबल पॉइंटर 1 पीस। लगातार 1 दर्जन ड्रॉ के बाद वे सभी साधारण चीजें थीं। यांग क्यू ने उसके बगल में आह भरी, यह कहते हुए कि उसकी किस्मत खत्म हो गई है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। लॉटरी कैंडी स्लिंगशॉट, बाहर निकली चीजों को कैंडी में बदल देता है। देखो, अच्छी चीज है, हालांकि यह ज्यादा काम की नहीं लगती। इसका काम समझने के बाद यांग क्यू ने इसकी तारीफ की। मटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कितना पावरफुल काम है। यह सच है। मुझे बस यह नहीं पता कि यह जिस कैंडी को बदलता है उसका स्वाद अच्छा है या नहीं। टैन ज़ोयिन को मिठाई खाना बहुत पसंद था। अभी से अच्छा समय कोई नहीं। क्यू जिंग ने किनारे से एक कंकड़ उठाया और थोड़ा जोर लगाकर बाहर फेंका। यांग क्यू ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके लुक को देखकर लगता है कि यह अभी भी एक कंकड़ है। इसका आकार और रंग नहीं बदला था। उसने इसे दबाया। क्रैक! यह टूट गया। देखो, अंदर से भी कुछ नहीं बदला है, लेकिन इसे आसानी से कुचला जा सकता था। तो क्या यह सच में कैंडी बन गई थी? यांग क्यू ने हिम्मत जुटाई और थोड़े से टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए। यह मीठा है, लेकिन यह रेगुलर कैंडी से अलग है। इसका स्वाद जबरदस्त है। यह देखकर कि यांग क्यू ठीक है, टैन ज़ोयिन ने भी थोड़े से टुकड़े उठाए और अपने मुंह में डाल लिए। यह स्वादिष्ट है, बुरा नहीं है। तो इस गुलेल का इस्तेमाल कैंडी को होलसेल में बेचने के लिए किया जा सकता है। चलो दूसरी चीजें ट्राई करते हैं। टैन ज़ोयिन को अब इस गुलेल से बदली हुई कैंडी में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने मिट्टी और घास को टेस्ट किया और सभी का स्वाद अलग था। मुझे यह घास वाला स्वाद ज्यादा पसंद है। टैन ज़ोयिन ने अपना आखिरी अंदाजा दिया। आखिर में कि जिंग ने टैन ज़ोयिन को गुलेल दे दी ताकि वह कभी भी कैंडी खा सके। तुम्हारी नजर में क्या मैं बस कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो हर समय कैंडी खाता रहता है? टैन ज़ोयिन ने सवाल किया। कि जिंग ने खालीपन से सिर हिलाया। क्या ऐसा नहीं है? टैन ज़ोयिन ने कहा, हर समय कैंडी खाने से मैं जल्दी मोटी हो जाऊंगी। मैं होमरूम टीचर की तरह नहीं बनना चाहती। कि जिंग ने होमरूम टीचर के बड़े पेट के बारे में सोचा। उफ, हालांकि मोटा होना मुमकिन था, फिर भी होमरूम टीचर जैसा बनना थोड़ा मुश्किल था, है ना? इतनी सारी काबिलियत के साथ वजन कम करने के लिए भी एक तो होनी ही चाहिए। वह भी नहीं चलेगा, मोटा होना नामुमकिन है। इस जिंदगी में 1 मिनट के लिए भी मोटा होना नामुमकिन है। तुम लोग आगे बढ़ो और इधर उधर देखो, मैं अपना रूममेट ढूंढने जा रहा हूं। यांग क्यू ने इस समय जाने का प्रस्ताव रखा। बाय बाय। अलविदा। यांग क्यू को विदा करने के बाद वे दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में घूमते रहने वाले थे। टैन ज़ोयिन, जो कि क्यू जिंग के आगे चल रही थी, ने अचानक अपना सिर घुमाया, अपना सिर झुकाया और पूछा, छोटी जिंग, जिंग, क्या तुम टेस्ट करना चाहती हो कि तुम झूठ बोल रही हो? कि जिंग ने जल्दी से पागलों की तरह अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं नहीं। हालांकि टैन ज़ोयिन की बड़ी चमकदार आंखें बहुत खूबसूरत थीं। कि जिंग खुद को उनसे बेवकूफ नहीं बनने देगा। किसके पास कुछ छोटे छोटे राज नहीं होते।
यह देखकर कि जिंग ने उम्मीद के मुताबिक मना कर दिया है, तैन ज़ोयिन ने अपना असली मकसद बताया। तो मुझसे एक वादा करो, ठीक है? क्या? नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि जिंग के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तैन ज़ोयिन ने फिर कहा। मैं तुम्हें एक मैच्योर औरत की आवाज में बदलने जा रही हूँ और देखूंगी कि मेरी यह काबिलियत कितने समय तक चल सकती है। इससे पहले कि जिंग मना कर पाती, तैन ज़ोयिन ने जल्दी से अपनी काबिलियत एक्टिवेट कर दी। नहीं, तुम आह आह आहव आह। मैच्योर औरत की आवाज खुद से आती सुनकर कि जिंग बेपसी से भर गई। मैं ऐसे लोगों से कैसे मिलूंगी? तैन ज़ोयिन ने पिनोचियो मास्क ऊपर उठाया और कहा, अगर तुम इसे पहनोगी तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तो वह यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी कि जिंग यह मास्क कैसे पहन सकती थी। नहीं, ऐसे ही ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगी ही नहीं। यह देखकर तैन ज़ोयिन ने मास्क नीचे किया और कहा, ठीक है, तो मैं सिस्टर जिंग जिंग को चुप रहने के लिए कह सकता हूँ कि जिंग क्या कह सकता था। वह बस चुपचाप उसके पीछे चल सकता था। तैन ज़ोयिन उछलते कूदते आगे बढ़ गया। हर तरह की काबिलियत अभी भी उनके खोजने का इंतजार कर रही थी। आगे बहुत हंगामा हो रहा था। वे मजे में शामिल होने के लिए जल्दी से वहां पहुंचे। नंबर 48, चैप्टर 48, लोगों को चुराना। वेई जिक्सुआन, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? एक मस्कुलर लड़का, लगभग 187 मीटर लंबा, अपने सामने बैठी लड़की पर चिल्लाया। तुम्हारे छोटे कद के साथ बेहतर होगा कि तुम मुझसे लोगों को छीनने की कोशिश मत करो, वरना मैं गलती से तुम्हें एक ही मुक्के में तोड़ सकता हूँ। वेई जिक्सुआन, जो सिर्फ 155 मीटर लंबा था, उसके सामने एक लड़की जैसा लग रहा था, लेकिन वह जरा भी नहीं डरी। क्यूशी, सिर्फ इसलिए कि तुम लंबे हो, तुम्हें कोई बड़ी बात मत समझो। मैं तुम तीनों बड़े बेवकूफों का मुकाबला कर सकती हूँ। तुम हमारी हो तो सोसाइटी के साथ मेंबर्स के लिए मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। तुम सपना देख रहे हो। क्यूशी ने वेई जिक्सुआन के मजाक को नजरअंदाज किया और कहा, तुम्हारी हो तो सोसाइटी के कुछ लोग हमारी जियान वो सोसाइटी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? छोटा मोटा अगर तुम्हारे यहाँ गया तो वाटर मार्जिन के स्ट्रैटेजिस्ट जैसा होगा। बेकार। वेई जिक्सुआन पीछे नहीं रहना चाहता था। हमारी हो तो सोसाइटी में कैंपस सी में बस कम लोग हैं। दूसरे कैंपस में हम तुम लोगों से ज्यादा छोटे नहीं हैं। इसके अलावा लिटिल फैटी तुम्हारी जियान वो सोसाइटी के बेरहम ट्रेनिंग तरीकों को कैसे अपना पाएगा? अगर वह वहां गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यूशी ने अपना सिर घुमाकर लिटिल फैटी शेन डियानकाई के शरीर को देखा। वह सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि मुश्किलें झेल सके। लेकिन तो क्या? वह वेई जिक्सुआन की ओर मुड़ा और जोर से कहा, हम उसे सुपरवाइज करेंगे। इसके अलावा उसकी एबिलिटी अर्थ पावर है जो उसे बेहतर बनाती है, तुम्हारी धरती को कंट्रोल नहीं करती। अगर वह तुम्हारे यहाँ गया तो उसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। सच में हो तो सोसाइटी के सभी लोगों में धरती से जुड़ी एबिलिटीज थीं, और ऐसे बहुत कम लोग थे जो खुद को मजबूत करने में स्पेशलाइज्ड थे। लेकिन वेई जिक्सुआन इस अच्छे बीज को जाने नहीं देना चाहता था। क्यों नहीं? हम उसे फिजिकल और क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और कौन जानता है, लेवल 2 पर पहुंचने के बाद वह धरती को कंट्रोल करने की एबिलिटी डेवलप कर ले। क्या आप उसे धरती को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? क्यूशी ने जवाब दिया, उसकी एबिलिटी अर्थ पावर है, और सबसे जरूरी चीज पावर वाला हिस्सा है। हमारी जियान वो सोसाइटी उसी में स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा उसने अभी तक लेवल अप नहीं किया है, इसलिए आपके ट्रेनिंग के तरीके अभी उसके लिए बेकार हैं। और कौन जानता है कि लेवल अप करने के बाद वह धरती को कंट्रोल करने की एबिलिटी डेवलप करेगा या नहीं। शायद वह बस अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। वेई जिक्सुआन अब और खुद को रोक नहीं सका। लगता है हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मना नहीं सकता। चलो लड़ते हैं। जो जीतेगा उसे लिटिल फैटी मिलेगा। क्यूशी ने कहा, मुझे यही चाहिए। वेई जिक्सुआन ने जमीन पर अपना छोटा पैर पटका और हवा में 10 मीटर के रेडियस वाला एक सर्कल बनाया। जो भी इस सर्कल से बाहर निकलेगा वह हार जाएगा। ठीक है, चलो। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तो चलो कोशिश करते हैं। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, क्यूशी ने एक कदम बढ़ाया और सीधे वेई जिक्सुआन पर हमला किया, जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। वेई जिक्सुआन फिर से जोर से कूदी, जिससे उसके सामने तुरंत एक मिट्टी की दीवार बन गई, जिससे क्यूशी का हमला रुक गया। क्यूशी को वेई जिक्सुआन की चाल का पहले से अंदाजा था, और वह मिट्टी की दीवार पर चढ़ गया, सीधे हवा में उछल गया। जैसे ही क्यूशी वेई जिक्सुआन को रेवेन सीटेड एयरप्लेन की तरह कई चालें दिखाने के लिए नीचे कूद रहा था, उसकी पीठ के पीछे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। कब क्यूशी ने जल्दी से अपना कदम बदला, अपने पिछले हाथ से चट्टान पर मारा और जोर से जमीन पर गिर गया। वेई जिक्सुआन लगातार पीछा करता रहा, सीधे क्यूशी के लैंडिंग पॉइंट पर मिट्टी के स्पाइक्स उठाए, उसे कूल हार्ट फ्लाइंग हाई देने का प्लान बना रहा था। यह जानते हुए कि वह इस चाल से बच नहीं सकता, क्यूशी ने अपनी एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल करके जमा हुई ताकत को अपने पैरों में डाला, जिससे सीधे धरती के कांटे टूट गए।
उसका एनर्जी स्टोरेज एक बैटरी की तरह था जो उसकी आम ताकत को जमा करके स्टोर कर सकता था और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत बढ़ाने या अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में छोड़ सकता था। बूम! जमीन एक छोटे से गड्ढे में धंस गई और उसके जूतों में भी एक छेद हो गया। वेई जिक्सुआन, तुम पर मेरे जूते बकाया हैं। जैसे ही क्यूशी जमीन पर उतरा वह फिर से वेई जिक्सुआन की ओर बढ़ा और उसके पैरों के नीचे रिएक्शन फोर्स ने छोटे गड्ढे को बहुत बड़ा कर दिया। बिल्कुल नहीं, यह देखकर कि इस बार क्यूशी की स्पीड बहुत तेज थी, धरती की दीवार खड़ी करना निश्चित रूप से बहुत देर हो जाएगी। वेई जिक्सुआन ने सीधे खुद को एक बड़े धरती के गोले में लपेट लिया। क्यूशी ने धरती के गोले पर मुक्का मारा जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। यह देखकर कि उसने उसे एक मुक्के से नहीं तोड़ा है, क्यूशी ने अपनी मुट्ठी पर और एनर्जी स्टोरेज इकट्ठा किया। पोंग! अर्थ बॉल फट गया, लेकिन वेई जिक्सुआन कहीं नहीं दिख रही थी। अर्थ बॉल बनाते समय उसने अपने लिए एक सुरंग छोड़ी थी जो क्यूशी की पीठ तक जाती थी। यह देखकर कि क्यूशी उसके मुक्के से पीछे हट रहा है, वेई जिक्सुआन ने उस पर मिट्टी का एक बड़ा ढेला मारा। क्यूशी, जिसने अर्थ बॉल में किसी को नहीं देखा, तुरंत समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर के खंभे जितने बड़े मिट्टी के ढेले से सीधे उसके बाएं हाथ पर चोट लगी। धत तेरे की! क्यूशी को लगा कि उसका हाथ टूट जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और वह सीधे वेई जिक्सुआन पर फिर से टूट पड़ा। बड़े आदमी, क्या तुम्हें बस यही चाल पता है? वेई जिक्सुआन पीछे हटते हुए चिल्लाई। कितनी भी चालें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काफी हैं। क्यूशी 2 कदम भी नहीं चला था कि वह 3 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गया और उसके जूते के छेद से अंदर की मिट्टी की कीलें उसके पैर में चुभ गईं। वेई जिक्सुआन ने किसी समय यहाँ एक जाल बिछाया था जिसे मिट्टी की एक पतली परत से ढक दिया गया था। क्यूशी, जो सावधान नहीं था, सीधे उसमें गिर गया। वेई जिक्सुआन ने मौके का फायदा उठाकर अपने सिर के ऊपर मिट्टी के ढेलों का ढेर बनाया और उन्हें उस पर पटक दिया। टूटे हुए मिट्टी के ढेलों ने क्यूशी को गहराई तक दबा दिया, आकार एक छोटी कब्र जैसा था। कि जिंग, जो लड़ाई देख रहा था, हैरान रह गया। क्या उनके मुकाबले इतने जानलेवा होते हैं? टैन ज़ोयिन भी हैरान रह गई। उसका छोटा सा मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। वे यहाँ सिर्फ मजे में शामिल होने आए थे, गवाह बनने नहीं। क्या वह क्यूशी अभी भी जिंदा रह सकता है? वेई जिक्सुआन छोटे से टीले के पास गया, जमीन की तरफ मुंह करके बोला, इस बार मैं जीत गया। छोटा मोटा मेरा है। जैसे ही वेई जिक्सुआन ने अपना सिर घुमाया, छोटा सा टीला आसमान में ऊपर उठा और उसे उड़ा ले गया। मुझे जीतना चाहिए था। क्यूशी खून से लथपथ गड्ढे से बाहर कूदा और बोला, देखो तुम अब कहाँ हो। वेई जिक्सुआन, जो अभी अभी उड़ाए जाने के बाद स्थिर होकर उतरी थी, उसकी बातें सुनते ही उसने तुरंत अपने पैरों की ओर देखा। वह घेरे से 1 मीटर दूर उड़ गई थी। यह देखकर वह बेबसी से बस इतना ही कह सकी, ठीक है, तुम बेरहम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लंबे समय से बचाई हुई एनर्जी का इस्तेमाल करने को तैयार हो। जब वह अभी उड़ाई गई थी तो उसे पता था कि क्यूशी ने अपना आखिरी मूव एनर्जी स्टोरेज बॉम्ब इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी सारी एनर्जी तुरंत निकल गई, जिससे धमाका हुआ। क्यूशी मुस्कुराया, हे लिटिल फैटी, बहुत जोरी है, यह इसके लायक है। वेई जिक्सुआन ने उसके शरीर पर कई घाव देखे और भीड़ पर चिल्लाया, फाशिन्यू, हमारे पास एक काम है। समझ गया। सेलर सूट पहनी एक लड़की भीड़ से निकलकर की जिंग के पीछे से क्यूशी के पास गई। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और क्यूशी के सामने खोला। ठीक हो जाओ। हरी रोशनी के साथ क्यूशी के घाव तेजी से भरने लगे और शरीर की गंदगी भी निकल गई। ठीक हो जाओ। क्या वह वाइस प्रिंसिपल की सीनियर ट्रेनी हो सकती है जिसका जिक्र यान चेंग ने किया था? की जिंग के पीछे से एक आवाज आई, यो जूनियर की जिंग और जूनियर टैन ज़ोयिन, तुम भी यहाँ मजा क्यों देख रहे हो? नंबर 49, चैप्टर 49। फाशिन्यू किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर टैन ज़ोयिन और की जिंग मुड़े। वह सीनियर सिकोंग याओ याओ निकला। सीनियर, क्या आपको इस समय स्विमिंग पूल पर ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए? टैन ज़ोयिन ने हैरानी से पूछा। सिकोंग याओ याओ ने कहा, मेरी शिफ्ट रोटेशन की है, एक बार में 3 दिन। नहीं तो हर दिन वहां बैठना बोरिंग हो जाएगा। वह लंबे समय से इस आसान और रोटेटिंग पोजीशन पर नजर गड़ाए हुए थी और उसने जगह पाने के लिए बहुत दुआएं भी की थीं। क्या अभी की लड़ाई अच्छी थी? टैन ज़ोयिन ने क्यूशी की ओर देखा जो हीलिंग कर रही थी और कहा, यह अच्छी थी, लेकिन थोड़ी ज्यादा खूनी थी। सिकोंग याओ याओ ने कहा, यह एकेडमी में आम बात है, अक्सर लड़ाइयों और खून के साथ। एकेडमी में थोड़ा और खून बहाने से एक्सपीरियंस बढ़ सकता है और दूसरी दुनियाओं में मौत की दर कम हो सकती है। वैसे भी यहाँ हीलिंग की काबिलियत है, इसलिए आप मर नहीं सकते। ये शब्द सच में सही थे, लेकिन यह बहुत दर्दनाक लग रहा था। टैन ज़ोयिन ने पूछा, वे किस ग्रेड में हैं? उन्हें लड़ाई का बहुत अनुभव लगता है। सिकोंग याओ याओ ने 2 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे दोनों दूसरी क्लास में हैं, उस बेकार फैंग जून की तरह, लेकिन एक एलिमेंट ब्रांच से हैं
और दूसरा एनहांसमेंट ब्रांच से है। उनकी लड़ाई की ताकत की तुलना हम सहायक ब्रांच से नहीं की जा सकती, वे दूसरी क्लास के हैं। वे यहां सिर्फ 1 साल से पढ़ रहे हैं और वे पहले से ही ऐसे हैं कि जिनको अचानक एहसास हुआ कि एकेडमी का पढ़ाने का तरीका कितना सख्त है। मैं आपको उनकी काबिलियत के बारे में बताता हूं। सबसे पहले वह लड़का, उसका नाम क्यूशी है और उसकी काबिलियत एनर्जी स्टोरेज है। वह फिजिकल एनर्जी और सोर्स पावर जमा कर सकता है और मुश्किल समय में उसे इस्तेमाल कर सकता है। उस लड़की का नाम वेई जिक्सुआन है और उसकी काबिलियत अर्थ एलिमेंट मैनिपुलेशन है। जैसा कि नाम से पता चलता है, वह अर्थ एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। यह काबिलियत घर बनाने और गड्ढे खोदने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वह हमेशा लड़ना चाहती है। वह पूरी तरह से हिंसक लोली है, सिकोंग याओ याओ लगातार कहती रही। जो इंसान अभी उन्हें ठीक करने गया है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जिसका नाम फा शिन्यू है। उसकी एबिलिटी हीलिंग है, दूसरों को ठीक करना। वह हमारे वाइस प्रिंसिपल की डायरेक्ट डिसाइपल है। वह बहुत बढ़िया है। उसे दूसरों को ठीक करना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर भविष्य में तुम्हें चोट लगती है तो तुम उसे ढूंढ सकते हो और वह तुमसे कभी कोई पॉइंट्स चार्ज नहीं करेगी। उसने उस मोटे आदमी की ओर इशारा किया जो भीड़ में वेई जिक्सुआन से बात कर रहा था और कहा, वह छोटा मोटा आदमी वह फ्रेशमैन है जिसके लिए वे लड़ रहे हैं, जिसका नाम शेन डियानकाई है। उसकी एबिलिटी अर्थ पावर है। उसे एनहांसमेंट ब्रांच में भेजा गया है। क्योंकि इस एबिलिटी में अर्थ और पावर दोनों हैं, इसलिए एलिमेंट ब्रांच की वेई जिक्सुआन को नहीं पता कि उसे यह खबर कैसे मिली और वह उसे छीनने कैसे आई। हालांकि वह उसे छीन नहीं पाई, लेकिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर क्यूशी ने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी जो उसने पता नहीं कितने समय से जमा की थी। असल में शेन डियानकाई हैवी अर्थ सोसाइटी में जाना चाहता था, जहां जवान लड़कियां मेंबर भर्ती करती थीं। लेकिन जब उसने फर्म मार्शियल सोसाइटी को देखा, जो मस्कुलर आदमियों से भरी थी, तो वह थोड़ा डर गया। लेकिन वह सच में एनहांसमेंट ब्रांच का स्टूडेंट है और फर्म मार्शियल सोसाइटी में शामिल होना उसके इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होना चाहिए था। लेकिन वह जवान लड़कियों को जाने नहीं दे सकता था। इससे वह बहुत कंफ्यूज हो गया। गुस्से वाली दोनों ने देखा कि उसे कुछ पता नहीं है और यह लड़ाई शुरू कर दी। आखिर में वेई जिक्सुआन ने उसे भर्ती करने का विचार छोड़ दिया और वह सिर्फ क्यूशी के साथ फर्म मार्शियल सोसाइटी में ट्रेनिंग के लिए जा सका और जवान लड़कियों को अलविदा कह दिया। कि जिंग, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या मैं बात नहीं कर रहा हूं? मैं बात नहीं कर सकता। सोशल डेथ पास है नहीं मेरे होठों पर। कि जिंग ने हाथ हिलाया और अपने गले की ओर इशारा किया। सिकोंग याओ याओ को लगा कि उसका गला खराब है, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। गुनहगार टैन ज़ोयिन मन ही मन हंस रही थी। वैसे तुम दोनों के आसपास इतनी ठंडक क्यों है? कि जिंग ने स्प्रे की एक बोतल निकाली और टैन ज़ोयिन ने उसे लेकर कहा, यह 5 मीटर रेडियस कूलिंग स्प्रे है जो उसने निकाला है। इसे स्प्रे करने से तुम आधे दिन तक ठंडी रह सकती हो। यह देखकर कि जिंग के पास ये काम की चीजें थीं, सिकोंग याओ याओ को वे पसंद आईं और उसने कहा, मुझे एक अच्छा गैजेट दो और मैं तुम्हें सबसे मजबूत 1 मिनट का आशीर्वाद दूंगी और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुलाऊंगी ताकि तुम इसे आजमा सको। कैसा रहेगा? सबसे मजबूत 1 मिनट। मुझे मानना पड़ेगा कि जिंग बहुत लालच में थी। सिकोंग याओ याओ की उम्मीद भरी और थोड़ी चालाक आंखों को देखकर कि जिंग जानती थी कि यह सबसे मजबूत 1 मिनट का आशीर्वाद ज्यादा नहीं खाएगा। लेकिन तो क्या? कि जिंग ने अपनी जगह से चीजों का ढेर निकाला। टैन ज़ोयिन ने उन्हें एक एक करके उसे दिखाया। सुपर रिफ्रेशिंग टोनर, बहुत कूलिंग मेंथोलेटम, सुंदर फेंग्योजिन 6 गॉड फ्लावर ड्यू। बहुत सी चीजें आजमाने के बाद उसे एक सुपर मॉइस्चराइजिंग लोशन चाहिए था। फायदे मानने के बाद सिकोंग याओ याओ फा शिन्यू की ओर चली गई, जो वेई जिक्सुआन का इलाज कर रही थी। तुम अभी भी इतनी छोटी चोट ठीक कर रहे हो? वेई जिक्सुआन को सिर्फ अर्थ पाइल एक्सप्लोजन के शॉकवेव से चोट लगी थी, साथ ही कुछ खरोंचें भी आईं और कुछ भी सीरियस नहीं था। यह देखकर कि बोलने वाली सिकोंग याओ याओ थी, फा शिन्यू ने कहा, छोटी चोटों का भी इलाज होना चाहिए। मैं एक सफेद कपड़ों वाली परी हूँ। सिकोंग याओ याओ ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और अपने होंठ सिकोड़े। तुम बस अपनी टोटल सोर्स पावर बढ़ाना चाहती हो, है ना? अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? वेई जिक्सुआन ने पूछा। तुम इलाज के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती? हॉस्पिटल की बात करते हुए फा शिन्यू ने मुंह बनाया, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। हॉस्पिटल बहुत डिप्रेसिंग है। यह मुझे अनकंफर्टेबल कर देता है। उसकी अभी की काबिलियत उन गंभीर जानलेवा बीमारियों का इलाज करने के लिए काफी नहीं है। उसे याद आया कि जब वह पहली बार हॉस्पिटल गई थी तो वह सीधे सबसे गंभीर वार्ड में भागी थी, लेकिन उसकी काबिलियत उन गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज करने के लिए काफी नहीं थी और वह सिर्फ उन्हें बेहतर महसूस करा सकती थी। कुछ लोग जिन्हें पता था कि उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन वे नाकाम रहे, वे उससे कुछ शब्द भी कहते थे।
लेकिन अगर उन्हें उम्मीद दिखती और फिर वे निराशा में डूब जाते तो भी कुछ लोग उसका हाथ पकड़कर धन्यवाद कहते, जिससे उसे बहुत बुरा लगता था। उसके गुरु ने कहा कि लिम्ब रीजनरेशन और जीन थेरेपी करने के लिए उसे लेवल 3 या 4 पर होना होगा। इसके अलावा हाई लेवल काबिलियत वाले यूजर्स को ठीक करने की उसकी काबिलियत लो लेवल वालों को ठीक करने की तुलना में सोर्स पावर को तेजी से बढ़ाती है, इसलिए वह अक्सर ठीक करने के लिए लोगों को ढूंढने के लिए अलग अलग कैंपस के ट्रेनिंग ग्राउंड में जाती है। लेकिन वह अब भी हर दिन खुश रहती है। सिकोंग याओ याओ को समझ नहीं आता कि वह हर दिन उन खूनी घावों को देखने के बाद भी इतनी खिलखिलाकर क्यों मुस्कुरा सकती है। ठीक होना खत्म। फा झिन्यू ने अपने हाथों को ऊपर नीचे ऐसे थपथपाया जैसे कोई मजदूर काम खत्म करने के बाद धूल झाड़ता है, हालांकि उसने अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था। सिकोंग याओ याओ ने उसे क्यू जिंग की ओर खींच लिया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक दिलचस्प क्षमता दिखाता हूँ, बहुत शक्तिशाली। अलविदा। वेई जिक्सुआन को अलविदा कहने के बाद फा झिन्यू ने पलटकर पूछा, कौन सी दिलचस्प क्षमता मैंने आपकी रुचि जगा दी है ना? कहे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपको मनाने की भी जरूरत नहीं है, आप बस एक संदर्भ के रूप में मेरे पास आएंगे। सिकोंग याओ याओ ने कहा, उसकी क्षमता एक यादृच्छिक समन प्रकार की है। किस तरह की यादृच्छिक समन? फा झिन्यू ऐसा नहीं है कि उसने पहले इस तरह की क्षमता नहीं देखी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार कबाड़ को बुलाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड बम किंग की काबिलियत किसी इंसान का खून लेकर रैंडम तरीके से अलग अलग साइज के ब्लड बम बुला सकती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने खून दिया है। इसका नुकसान यह है कि यह बहुत बदसूरत होता है और फटने के बाद यह लाल और खूनी गंदगी से ढक जाता है। इसका फायदा यह है कि यह पावरफुल है, कम खर्चीला है और इसमें बहुत बड़े बम बुलाने का मौका है। हालांकि वह हर बार बुलाने पर रैंडम तरीके से सोर्स पावर कम कर देता है, जिससे वह हर दिन कई ऑर्डर पूरे नहीं कर पाता, लेकिन उसका काम कभी नहीं रुका। एक पुराने सीनियर की भी रैंडम तरीके से पालतू जानवरों को बुलाने की काबिलियत है। ज्यादातर मामलों में वे अलग अलग आम जानवर होते हैं और उन मशहूर जानवरों को बुलाने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन हर इंसान सिर्फ एक बार बुला सकता है, जिसमें वह खुद भी शामिल है। इसलिए हर स्टूडेंट उसके पास अपनी किस्मत आजमाने जाएगा कि क्या वे आसमान में उड़ सकते हैं। अगर वे फेल हो जाते हैं तो वे बस एक और पालतू जानवर पाल लेंगे या एक और खाना जोड़ देंगे। फा झिन्यू इस बात को लेकर बहुत उत्सुक है कि किस तरह की समनिंग एबिलिटी से सिकोंग याओ याओ का ध्यान और तारीफ मिल सकती है। नंबर 50 चैप्टर 50 डेड लीफ स्पिरिट। उसकी एबिलिटी समनिंग में उसे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, इसका कोई कूलडाउन नहीं है और वह कुछ भी समन कर सकता है। हथियार, कॉस्मेटिक्स, यहाँ तक कि स्किल्स भी। है ना कमाल की बात? सिकोंग याओ याओ ने चलते हुए फा झिन्यू का हाथ खींचते हुए कहा, जब वह लेवल 2 पर था तो उसने एक तय रेफरेंस ऑब्जेक्ट के आधार पर समन करने की एबिलिटी भी डेवलप कर ली थी। सिर्फ उस ऑब्जेक्ट से जुड़े आइटम्स को समन करता था और वह ऑब्जेक्ट कोई इंसान भी हो सकता है। यह पागलपन है। उसकी बात सुनकर फा झिन्यू को लगा कि यह एबिलिटी बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह इतनी पावरफुल होती तो क्या वह पहले से ही इनविंसिबल नहीं होता? उसके जैसा छोटा ट्रायल रजिस्ट्रार ऐसे इंसान से कैसे मिल सकता है? अगर वह झूठ नहीं बोल रही थी तो इस एबिलिटी की कुछ लिमिटेशंस जरूर होंगी। क्या उसके अच्छे आइटम्स निकालने का चांस बहुत कम है? सिकोंग याओ याओ को उम्मीद नहीं थी कि फा झिन्यू क्यूई जिंग की एबिलिटी की कमजोरी का पता लगा पाएगा। कितनी स्मार्ट औरत है, सच में मेरी बेस्टी। तुमने सही अंदाजा लगाया। हर बार उसकी एबिलिटी से कुछ बड़ा ड्रॉ करने का चांस उसके पिछले ड्रॉ के बाद के टाइम इंटरवल से जुड़ा है। इंटरवल जितना लंबा होगा चांस उतना ही ज्यादा होगा, जैसा कि उम्मीद थी। हालांकि फा झिन्यू ने इस एबिलिटी की लिमिट का अंदाजा लगा लिया था, फिर भी सिकोंग याओ याओ ने उसकी क्यूरियोसिटी जगा दी। अब वह यह भी जानना चाहती थी कि अगर उसे रेफरेंस ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह के आइटम्स समन किए जाएंगे। वे ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने की जिंग और टैन ज़ोयिन को देखा। यह सुपर हैंडसम जूनियर है कि जिंग। सिकोंग याओ याओ ने एक बिचौलिए के तौर पर इंट्रोडक्शन शुरू किया। यह सफेद कपड़ों वाला एंजल है। फा झिन्यू ने कहा, मैं इस टाइटल के लायक नहीं हूँ, मैं इससे बहुत दूर हूँ। सिकोंग याओ याओ ने की जिंग की गर्दन की ओर इशारा किया। उसके गले में खराश है और वह बात नहीं कर सकता। यह सुनकर कि कोई बीमार है, फा झिन्यू एक्साइटेड हो गया। चलो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। ओह नहीं, क्या इससे उसकी पोल नहीं खुल जाएगी? कि जिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया, यह दिखाते हुए कि कोई जरूरत नहीं है। चलो हैंडसम छोटे भाई। टैन ज़ोयिन ने की जिंग को परेशान और घबराया हुआ देखा। वह मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। उसने चुपचाप की जिंग की हिम्मत तोड़ दी। फा झिन्यू ने की जिंग के सामने हाथ हिलाया और हरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। ठीक है, अब तुम बात कर सकते हो। कि जिंग को पता नहीं था कि अब उसकी आवाज में समझदार औरत वाली आवाज नहीं है।
वह अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था, ध्यान भटकने का नाटक कर रहा था। टैन ज़ोयिन ने हंसी दबाते हुए कि जिंग का हाथ थपथपाया और कहा कि जिंग, सीनियर सिस्टर तुम्हें बुला रही हैं, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं ध्यान भटकने का नाटक कर रही हूँ? तुम मुझे अभी क्यों बुला रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? कि जिंग का दिमाग तेज स्पीड से काम कर रहा था। बेवकूफ बनने का नाटक करते रहना थोड़ा बदतमीजी होगी, लेकिन बोलना सोशल सुसाइड होगा। मैंने काबिलियत खत्म कर दी। यह झां यिन का टेलीपैथिक मैसेज था। अरे नहीं, यह अच्छी खबर थी। खांसी खांसी, थैंक यू सीनियर सिस्टर। की जिंग ने अपना गला साफ किया, ऐसा दिखाते हुए कि वह अभी अभी ठीक हुआ है। मेरा गला बेहतर है। सीनियर सिस्टर कमाल की हैं, उनका एक्टिंग टैलेंट बुरा नहीं है। टैन ज़ोयिन ने इस खूबसूरत पल को रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा उठाया। सी कोंग याओ याओ ने कहा, इस तरह की छोटी मोटी बीमारी तो बस एक केक का टुकड़ा है। चलो उसे अपना रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनने दो। बोलने के बाद सी कोंग याओ याओ ने फा झिन्यू का हाथ पकड़ लिया। पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद देने के बाद की जिंग ने अपनी इंडेक्स फिंगर बाहर निकाली और फा झिन्यू के हाथ के पीछे दबाते हुए कहा, खींचो। उसके हाथ में एक पीले पत्ते से बना पंखा, जो चेहरे जितना बड़ा था, दिखाई दिया। मैजिक आइटम, मुरझाए हुए पत्ते की आत्मा चोटों को ठीक करने और थोड़ा स्टेमिना वापस लाने के लिए सोर्स पावर का इस्तेमाल करती है। उसे कुछ अच्छा मिला। ड्रीम मेकर का एक मैजिक आइटम। अब वह कभी भी चोट ठीक कर सकती है। यह क्या चीज है? फा शिन्यू को यह जानने की बहुत इच्छा थी कि उसने क्या बनाया है। कि जिंग ने इसका काम बताया। फा शिन्यू ने आंखें बड़ी कर लीं और बढ़ा चढ़ाकर कहा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी काबिलियत कितनी जादुई है। कि जिंग ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसके बाद उसने कुछ और बार बनाया, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं निकला। चलो इस पत्ते का असर टेस्ट करते हैं, सी कोंग याओ याओ ने कहा। छोटे भाई की तुम्हें दर्द से डरना नहीं चाहिए, है ना? खैर, फा शिन्यू यहाँ है। अगर इस पत्ते का ठीक करने का असर अच्छा नहीं हुआ, तो वह उसे ठीक कर सकती है। हालांकि कि जिंग दर्द से डरता था, लेकिन वह इस जादुई चीज का असर पहले से समझना चाहता था, ताकि स्थिति का गलत अंदाजा न लगा ले और भविष्य में इलाज में देरी न हो। इसके अलावा यहाँ सिर्फ लड़कियां हैं। उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। डरो नहीं, चलो कहाँ काटू। की जिंग के मरने को तैयार हाव भाव और टैन ज़ोयिन की परेशान आंखों को देखकर सी कोंग याओ याओ ने कहा, छोटा भाई की बहुत मर्दाना है, लेकिन हमारे पास पेनफ्री आर्मबैंड नाम की एक चीज है। इसे पहनने के बाद यह 90% दर्द कम कर सकता है। यह सुनकर कि जिंग के हाथ पैर का दर्द अचानक गायब हो गया। क्या इतनी अच्छी चीज है? बेशक, और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है, लेकिन एक खरीदने में 500 पॉइंट्स लगते हैं, बहुत महंगा। मैं आज तुम्हें एक उधार दूंगा। सी कोंग याओ याओ ने एक हल्के गुलाबी रंग का आर्मबैंड निकाला जिस पर एक कार्टून बिल्ली बनी थी। इस पैटर्न को कस्टमाइज किया जा सकता है। मैं आप सभी को एक खरीदने की सलाह दूंगा, नहीं तो लड़ाई के दौरान हमला होने का दर्द तुम्हें भागने में भी नाकाम कर देगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और क्यूशी की ओर इशारा किया, जो लिटिल फैटी से बात कर रहा था। उसकी पैंट पर बैटरी वाला आर्मबैंड देखो, वही है। इसी वजह से वह अभी लड़ाई के दौरान हाथ टूटने और पैर में छेद होने के बाद भी हिलडुल पाया। वेई जिक्सुआन के पास भी एक है। क्या तुम्हें अब इसकी जरूरत पता है? समझ गया, मैं इसे अभी खरीद लूंगा। क्यू जिंग ने अदरवर्ल्ड मार्ट की पॉइंट शॉप खोली और पेनफ्री आर्मबैंड खोजा। हर एक का 500 पॉइंट्स। दो खरीदो और पिकाचू के पैटर्न के लिए उसकी फोटो चुनो। क्यू जिंग टैन ज़ोयिन से पूछने ही वाली थी कि उसे कौन सा स्टाइल चाहिए, तभी उसे क्यू जिंग के सवाल का अंदाजा हुआ और उसने कहा, मैं भी एक पिकाचू पैटर्न ले लूंगी। क्या तुम इसे अभी खरीद सकते हो? सी कोंग याओ याओ स्क्रीन पर झांकने के लिए झुकी। मैं गई। खांसी खांसी, औरत गाली नहीं देती। तुम्हें 2000 पॉइंट्स कहां से मिले? ऑर्डर कॉन्फर्म करने के बाद की जिंग ने कहा, मुझे यह कल आर्मर्ड केकड़े मारकर मिला है। हे भगवान, उसने स्कूल में घुसते ही 2000 से ज्यादा छोटे जानवरों को मार डाला। यह नया लड़का बहुत खतरनाक है। फा शिन्यू ने कहा, तुम्हारी ताकत का क्या? यह कमाल की है। मैंने अब तक जितने भी फ्रेशमैन देखे हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर। चलो इस बारे में बात नहीं करते, चलो एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें चाकू से काटते हैं। तुम कहाँ काटना चाहते हो? सी कोंग याओ याओ को पता नहीं कहां से उसने एक छोटी तलवार निकाली, ट्राई करने के लिए उत्सुक थी। की जिंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चलो हाथ पर करते हैं। सी कोंग याओ याओ ने तुरंत की जिंग की आधी आस्तीन पर आर्मबैंड लगाया और सीधे उस पर तलवार से हमला किया। हड्डी देखने के लिए काफी गहरा काटा है। यह सच में ज्यादा दर्द नहीं करता। यह बस देखने में थोड़ा डरावना है। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और उस पत्ते को एक्टिवेट करो। सी कोंग याओ याओ ने उसे याद दिलाया। ओह, मुरझाए हुए पत्ते की आत्मा, एक्टिवेट करो। मुरझाया हुआ पत्ता स्पिरिट हरी रोशनी के साथ उड़कर की जिंग के सिर पर आ गया। की जिंग को अपने हाथ के घाव में गर्मी महसूस हुई,
लेकिन स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं था। अपनी सोर्स पावर का लगभग 5वां हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद उसका घाव पहले की तरह ठीक हो गया और उसे थोड़ा ज्यादा एनर्जी महसूस हुई। यह इफेक्ट सच में बहुत तेज है। लगता है तुम यहाँ अपनी नौकरी खोने वाले हो, सीकोंग याओ याओ ने फा शिन्यू से कहा। फा शिन्यू मुस्कुराया और बोला, काश मैं हर दिन अपनी नौकरी खो देता। यह मुरझाया हुआ पत्ता स्पिरिट सच में बहुत काम का है। अगर इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सके तो और भी अच्छा होगा। अगर सभी डॉक्टरों की नौकरी चली जाए तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। की जिंग ने हल्के गुलाबी रंग का आर्मबैंड सीकोंग याओ याओ को लौटा दिया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बातें की। अलग होते समय की जिंग ने फा शिन्यू को वह हैंड क्रीम दी जो उसने अभी अभी निकाली थी। आगे की ड्राइंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना याद रखना, सीकोंग याओ याओ ने अपना सिर घुमाते हुए कहा। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।